तो चलिए आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर की शुरुआत पता है कहां से होती है? एक आर्टिस्ट के सपने से। एक ऐसा विजन जिसने उस पूरे दौर की, आप कह सकते हैं, रूह को पकड़ लिया था। तो बात है साल 1848 की। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक पूरी सीरीज तैयार की और इन प्रिंट्स में उन्होंने अपना एक सपना दिखाया, एक ऐसी दुनिया का सपना जो उनके हिसाब से डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बनी होनी चाहिए। अब सोरियो के इस सपने को एक नाम दिया गया, यूटोपियन। यूटोपियन ये क्या होता है? सोचिए, यूटोपियन का मतलब है एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी का आइडिया, एक ऐसी दुनिया जो इतनी ज्यादा आइडियल हो कि असल में उसका एग्जिस्ट करना, उसका सच होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे। और सच पूछो तो उस जमाने में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का आइडिया बिल्कुल ऐसा ही एक यूटोपियन सपना था। तो चलिए अब इस प्रिंट के अंदर चलते हैं, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। आपको दिखेगा कि इसमें लोगों की एक बहुत लंबी कतार है, एक ट्रेन जैसी। और ये लोग कहां जा रहे हैं? ये सब मार्च कर रहे हैं आजादी और एक नई पहचान की तरफ। देखिए, इस प्रिंट पे ना यूरोप और अमेरिका दोनों जगह के लोग हैं और कोई भेदभाव नहीं। हर उम्र के, हर सोशल क्लास के, मर्द औरतें सब एक लंबी ट्रेन में आगे बढ़ रहे हैं और इनके रास्ते में आती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जैसे ही ये लोग उसके पास से गुजरते हैं वो उसे होमाज दे रहे हैं, मतलब अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान पेश कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लिबर्टी के स्टैच्यू को ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथ में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है वो? एक हाथ में है टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, ज्ञान की मशाल जो अंधेरे को दूर करके रोशनी लाती है, जागरूकता लाती है। और दूसरे हाथ में वहां है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी इंसान के अधिकारों का वो डॉक्यूमेंट जो सब कुछ बदलने वाला था। तो इस पूरी भीड़ को, इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? आगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश उस टाइम तक ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। इनके जस्ट पीछे पीछे आ रहा है फ्रांस। आप उसको उसके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर यानी उसके तिरंगे झंडे से पहचान सकते हैं। वो अभी अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा ही है। फ्रांस के बाद नंबर है जर्मनी का। लोग हैं, हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पता है क्या? जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी तब जर्मनी नाम का कोई एक देश था ही नहीं। तो फिर ये झंडा उस यूनाइटेड नेशन का नहीं था जो एग्जिस्ट करता हो, बल्कि ये उन लिबरल उम्मीदों का सिंबल था, उन लोगों की आशा का जो चाहते थे कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग अलग अलग राज्य हैं वो सब एक होकर एक नेशन स्टेट बन जाएं। ओके, तो हमने देख लिया कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर जरा नजर नीचे डालिए, जमीन पर। ये लोग आगे बढ़ते हुए अपने पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? वहां बिखरे पड़े हैं पुरानी दुनिया के टूटे फूटे निशान। अगर आप पेंटिंग में बिल्कुल सामने की तरफ यानी फोरग्राउंड में देखें तो आपको जमीन पर कुछ चीजें टूटी हुई दिखेंगी। ये क्या है? ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स हैं। राजाओं के टूटे हुए ताज, उनके शासन के निशान सब जमीन पर पड़े हैं। और ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि लोग उस पुराने राजशाही सिस्टम को ठुकराकर, उसे पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड हमने यूज किया, इसका मतलब क्या है आखिर? एब्सोल्यूटिस्ट मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल जिसमें पावर पर कोई रोक टोक ना हो, कोई रिस्ट्रेंट ना हो। सोच के देखिए, एक ऐसी मोनार्किकल गवर्नमेंट, एक ऐसी राजशाही जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो, जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो और जो रिप्रेसिव हो, यानी जो अपनी ही जनता को दबाकर रखती हो। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि पुराना सिस्टम खत्म हो रहा था, लोग उसे पीछे छोड़ रहे थे। पर अहम सवाल यह है कि इसकी जगह ले क्या रहा था? कौन सा नया सिस्टम आ रहा था? वेल, ये कंट्रीज और सिटीजन्स के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही नया, एक रेवोल्यूशनरी तरीका था। चलिए इस नए और पुराने सिस्टम का फर्क समझते हैं। एक तरफ थे डायनेस्टिक एम्पायर यानी वंशवादी साम्राज्य। यहां क्या था? एक राजा होता था और बाकी सब उसकी प्रजा यानी सब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ आ रहा था नया आइडिया, नेशन स्टेट का। यहां राजा नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स यानी देश के नागरिक, उनका कंट्रोल होता था। एक और बड़ा फर्क, प्रजा की कोई कॉमन पहचान नहीं होती थी, वो बस राजा के अधीन थे। लेकिन सिटीजन्स की एक कॉमन आइडेंटिटी होती थी, एक साझा इतिहास, एक शेयर्ड हिस्ट्री होती थी जो उन्हें आपस में जोड़ती थी। तो इस सब के बाद आखिर एक मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन क्या बनी? सिंपल शब्दों में, एक नेशन स्टेट वो है जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो, एक केंद्रीय शक्ति जिसका एक साफ साफ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पर सॉवरेन कंट्रोल हो। सॉवरेन कंट्रोल मतलब उस इलाके पर उसी का पूरा अधिकार हो, कोई और बाहर से दखल ना दे सके। और ये जो बदलाव आ रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स काम कर रही थी।
19वीं सदी में यानी 19th सेंचुरी में एक ऐसी नई ताकत उभरी जिसने यूरोप का पूरा पॉलिटिकल मैप बिल्कुल बदल के रख दिया। और ये जबरदस्त फोर्स क्या थी? ये थी नेशनलिज्म, हिंदी में कहें तो राष्ट्रवाद। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसने यूरोप की पॉलिटिकल दुनिया में तो तूफान लाया ही, साथ ही लोगों की मेंटल वर्ल्ड यानी उनके सोचने के तरीके को भी बदल दिया। और इसका सीधा नतीजा क्या निकला? द राइज ऑफ द नेशन स्टेट। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो कॉमन आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, ये लोगों में हमेशा से, टाइम मेमोरियल से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करती थी। नहीं, इसे फोर्ज किया गया था, यानी इसे गढ़ा गया था, बनाया गया था। कैसे? लंबे संघर्षों से, बड़े बड़े लीडर्स के एक्शन से, और सबसे जरूरी कॉमन पीपल यानी आम लोगों के एफर्ट्स से। हमारा अगला टॉपिक है अर्नस्ट रेनन का एसे व्हाट इज अ नेशन। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो 19th सेंचुरी फ्रांस में उठाया गया था, लेकिन इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सोचने वाली बात है, आखिर एक नेशन यानी एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर, एक जमीन का टुकड़ा है, या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ गहरा? चलिए अर्नस्ट रेनन के नजरिए से इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम पहुंच गए हैं साल 1882 में, और जगह है पेरिस। सोचिए, ये वो दौर था जब यूरोप में देश बन रहे थे, बदल रहे थे। इस पूरे बदलाव के दौर में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही था कि आखिर वो क्या चीज है जो एक नेशन को डिफाइन करती है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आगे आए एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन। उन्होंने पेरिस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया, और ये कोई आम लेक्चर नहीं था। ये इतना पावरफुल, इतना असरदार साबित हुआ कि आगे चलकर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। इसी लेक्चर को बाद में व्हाट इज अ नेशन नाम के एक फेमस एसे के फॉर्म में पब्लिश किया गया। अब देखिए, रेनॉ का अप्रोच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये बताने से पहले कि एक नेशन क्या है, उन्होंने पहले ये समझाया कि एक नेशन क्या नहीं होता। उन्होंने उस वक्त के जो सबसे पॉपुलर आइडियाज थे ना, जो मिथ्स थे, उनको सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। तो सवाल उठता है कि वो कॉमन आइडियाज थे क्या जिन पर लोग उस वक्त इतना विश्वास करते थे? क्या एक नेशन सिर्फ कुछ आसान सी चीजों पर बेस्ड हो सकता है? लेट्स सी। रेनान ने एक एक करके इन सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक नेशन सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज से नहीं बनता। सोचो, स्विट्जरलैंड में 3 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वो एक नेशन है। उन्होंने कहा कि रेस भी इसका बेस नहीं है। यूरोप के सारे मॉडर्न नेशंस तो अलग अलग रेसेस का मिक्सचर हैं। फिर बात आई रिलीजन की। रेनान ने कहा रिलीजन भी नेशन का आधार नहीं हो सकता, और न ही टेरिटरी यानी बॉर्डर, क्योंकि वो तो हमेशा बदलती रहती हैं। तो अगर एक नेशन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज या जमीन से नहीं बनता, तो फिर बनता किस चीज से है? रेनन के लिए इसका जवाब कोई फिजिकल चीज थी ही नहीं। उनके लिए ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था। उनके मुताबिक एक नेशन की एक आत्मा होती है, एक रूह होती है। और यही रेनन के आर्ग्यूमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो कहते हैं एक नेशन एक लंबे अतीत के प्रयासों, बलिदान और भक्ति का चरम है। इसका मतलब बहुत साफ है कि एक नेशन को एक दिन में नहीं बन जाता। ये तो पीढ़ियों के कलेक्टिव एफर्ट्स का, उनके सैक्रिफाइसेस का नतीजा होता है। और इस कलेक्टिव हिस्ट्री को, इस साझी विरासत को रेनान एक नाम देते हैं, सोशल कैपिटल। ये वो पूंजी है जिसमें शामिल है हमारा गौरवशाली अतीत, हमारे महान लोग, हमारी शान, बेसिकली वो सारी चीजें जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। और यही सोशल कैपिटल एक नेशनल आइडिया की नींव बनती है। सोचिए, जब लोगों का पास्ट कॉमन हो, उनकी जीत और हार साझी हो, तो ये उनके बीच एक अनोखा बॉन्डन बना देता है, राइट? इसी को रेनान कहते हैं लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, मतलब एक बड़े पैमाने की एकजुटता, एक ऐसी फीलिंग जहां अनजान लोग भी एक दूसरे से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। अब रेनान के इस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। आप कह सकते हैं 2 ऐसी शर्तें हैं जिनके बिना ये अधूरा है। एक पिलर हमें अपने अतीत से जोड़ता है, और दूसरा हमें आज यानी प्रेजेंट में एक साथ बांध के रखता है। तो एक तरफ है द पास्ट, हमारी यादों की वो अनमोल विरासत, और दूसरी तरफ है द प्रेजेंट, हमारी एक साथ रहने की जिंदा इच्छा, हमारी विल। रेनान कहते हैं कि एक सच्चा नेशन तभी बनता है जब ये दोनों, पास्ट और प्रेजेंट, एक साथ मिल जाते हैं। पास्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉमन ग्लोरीज, एक हीरोइक पास्ट, साथ मिलकर किए गए महान काम। यही तो वो सोशल कैपिटल है, वो साझी विरासत है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है।
लेकिन सिर्फ अतीत में जीना काफी नहीं है। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में एक कॉमन विल यानी एक साझी इच्छा शक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। मतलब एक साथ रहने की इच्छा, उस विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा और आगे भी मिलकर कुछ बड़ा, कुछ महान करने की इच्छा। और यहीं प्रेजेंट विल का आइडिया हमें रेनान के सबसे फेमस और सबसे पावरफुल मेटाफर तक ले जाता है, और वो है द डेली प्लेबिसाइट। ओके, इस मेटाफर को ठीक से समझने से पहले प्लेबिसाइट शब्द का मतलब समझना जरूरी है। प्लेबिसाइट को हम हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं। ये एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें किसी एरिया के सभी लोग एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में वो हाँ या ना कहते हैं। अब सुनिए रेनन की वो ऐतिहासिक लाइन। वो कहते हैं, एक नेशन का अस्तित्व एक डेली प्लेबिसाइट है। वाह, ये एक लाइन उनके पूरे आइडिया को समझा देती है। मतलब एक नेशन बस पास्ट में बनकर रह नहीं जाता, उसे वर्तमान में हर रोज बनाए रखना पड़ता है। इसका साफ मतलब ये है कि एक नेशन बनना लोगों की रोज की चॉइस है। ये लोगों का हर दिन लिया गया एक फैसला है कि हाँ, हम एक साथ रहना चाहते हैं, हाँ, हम इस कॉमन लाइफ को जारी रखना चाहते हैं। इट्स अ डेली चॉइस। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? रेनान का ये पूरा आइडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, रेनान के लिए नेशंस का होना लिबर्टी यानी आजादी की गारंटी है। रेनन का ये मानना था कि सोचो, अगर पूरी दुनिया पर सिर्फ एक कानून और एक मालिक का राज हो जाए तो आजादी तो खत्म ही हो जाएगी। अलग अलग नेशंस का होना ही इस बात की गारंटी है कि दुनिया में अलग अलग आवाजें, अलग अलग आइडियाज जिंदा रहेंगे। यही चीज हमें किसी एक शक्ति की तानाशाही से, उसकी टिरैनी से बचाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी आइए समझे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति ने एक नेशन या राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। नेशनलिज्म की जो पहली साफ झलक हमें दिखती है वो 1789 में इसी रेवोल्यूशन के साथ शुरू हुई थी। चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो 1789 से पहले फ्रांस कैसा था, सोच के देखिए। ये एक पूरा टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं तो थी, लेकिन वहां एक एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब है एक निरंकुश राजा। सारी की सारी पावर, सारे फैसले बस एक आदमी के हाथ में, और उसके फैसलों पर, उसकी मर्जी पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। और यहीं से आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव आने वाला था। देखिए, 1789 से पहले पावर का सोर्स कौन था? राजा, द किंग। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद वो ही पावर सीधे फ्रांस के लोगों, वहां के आम नागरिकों के हाथों में आने वाली थी। ये सिर्फ एक सत्ता का बदलाव नहीं था, ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उन्होंने एक बिल्कुल नए युग की, एक नए एरा की शुरुआत कर दी। रेवोल्यूशनरीज का मकसद सिर्फ एक राजा को गद्दी से हटाना बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद था शासन की पूरी व्यवस्था को ही जड़ से बदल देना, ताकि पावर राजा से निकलकर लोगों के हाथ में आ सके। और इसी वजह से यह सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब है देश पर शासन करने की सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च अधिकार। और यह अधिकार अब राजा से छीनकर फ्रांस के नागरिकों को दे दिया गया। मतलब अब सत्ता किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की थी। रेवोल्यूशन ने यह ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अब से लोग ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे और अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। इसने राजा के डिवाइन राइट वाले आइडिया को, कि राजा को भगवान ने भेजा है, उस आइडिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया और जनता को, लोगों को सबसे ऊपर रख दिया। लेकिन ऐलान कर देना तो आसान था। असली चैलेंज तो ये था कि लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एक सामूहिक पहचान की भावना कैसे जगाई जाए। रेवोल्यूशनरीज को उन्हें यह महसूस कराना था कि वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक हैं और सब मिलकर ही एक राष्ट्र बनते हैं। इसके लिए दो बिल्कुल नए विचार सामने लाए गए। एक था ला पात्री यानी पितृभूमि, द फादरलैंड, और दूसरा था ले सिटोयन यानी नागरिक, द सिटीजन। इन शब्दों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिक एक यूनाइटेड कम्युनिटी, एक एकजुट समुदाय का हिस्सा हैं और संविधान के नीचे सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। अब आप राजा की प्रजा नहीं थे, अब आप देश के नागरिक थे जिनके अपने राइट्स। पहचान का एक और बहुत बड़ा सिंबल था देश का झंडा। जो पुराना शाही झंडा था, रॉयल फ्लैग, उसे हटाकर उसकी जगह नया तिरंगा, द ट्राइकलर, अपनाया गया। ये बदलाव साफ साफ दिखाता था कि अब फ्रांस किसी एक राजा की जागीर नहीं बल्कि वहां के लोगों का राष्ट्र है।
एक राष्ट्र बनाने की इस प्रोसेस में कई और इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए, जैसे जो एस्टेट्स जनरल थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। देश के नाम पर नई स्तुतियां लिखी गईं, शपथें ली गईं और जो लोग रेवोल्यूशन में शहीद हुए उन्हें राष्ट्र के नाम पर याद किया गया। इसके साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया जिसने सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर हों या गरीब, एक समान कानून बनाए। देश को सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी एक किया गया। देश के अंदर जो अलग अलग कस्टम्स ड्यूटीज और टैक्सेस लगते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। और तो और पूरे देश में नाप तौल की एक जैसी प्रणाली, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अपनाया गया। इससे क्या हुआ? इससे व्यापार करना आसान हो गया और लोगों को लगा कि वो एक ही इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। लैंग्वेज को भी एकता का एक बहुत बड़ा जरिया बनाया गया। उस समय फ्रांस में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियां बोली जाती थीं। उन सबको डिस्करेज किया गया और जो फ्रेंच लैंग्वेज पेरिस में बोली जाती थी उसे ही पूरे राष्ट्र की आम भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक पहचान। पर अब रेवोल्यूशनरीज का जुनून सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहने वाला था। उन्होंने यह ऐलान किया कि फ्रांस का अब यह मिशन है कि वो यूरोप के दूसरे लोगों को भी तानाशाही से आजाद कराएगा और उन्हें एक राष्ट्र बनने में मदद करेगा। यह विचार इतना पावरफुल था कि अब यह सीमाओं को लांघने वाला था। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या यह नेशन का आइडिया सिर्फ फ्रांस में ही बंद होकर रह गया? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आइडिया आग की तरह फैल गया। जैसे ही फ्रांस के इन इवेंट्स की खबर यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची, वहां के स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। उनकी एक्टिविटीज ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े हिस्सों में घुस गईं और अपने साथ नेशनलिज्म का ये विचार लेकर गईं। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है 1798 का एक जर्मन एल्मनैक। एल्मनैक मतलब एक तरह का पंचांग या कैलेंडर। इसे डिजाइन किया था एक जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन ने। और रेबमैन वो एक जर्मन जैकोबिन ग्रुप के सदस्य थे जो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस आल्मनैक के कवर को देखिए। इस पर फ्रेंच बैस्टील के किले की तस्वीर के बगल में एक वैसा ही जर्मन किले को दिखाया गया है और उसके साथ एक नारा लिखा है, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, यानी लोगों को अपनी आजादी खुद छीननी होगी। यह जर्मनी के लोगों के लिए एक सीधा संदेश था कि देखो, फ्रांस ने कर दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को एक राजा की प्रजा या सब्जेक्ट होने की पहचान से निकालकर एक राष्ट्र के नागरिक या सिटीजन होने की पहचान दी। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हमारा अगला टॉपिक है द नेपोलियनिक कोड। ये कहानी है उस शासक की जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया, और उस कानून की जिसने आजादी और जबरदस्ती के बीच की लकीर को काफी धुंधला कर दिया। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब क्या था। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में डेमोक्रेसी, यानी जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, मतलब शासन चलाने के तरीकों में, वो कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेकर आया, ऐसे क्रांतिकारी विचार, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम एकदम रैशनल और एफिशिएंट बन गया। ये सब शुरू हुआ 1804 के सिविल कोड से, जिसे हम आम तौर पर नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इसका मेन मकसद, इसका गोल एक ऐसा मॉडर्न सिस्टम बनाना था जो आसान हो, समझ में आए और सबके लिए एक जैसा काम करे। इस कोड के 3 मुख्य सिद्धांत थे। पहला, जन्म के आधार पर जो भी स्पेशल राइट्स मिलते थे वो सब खत्म कर दिए गए। दूसरा, कानून के सामने सब बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, संपत्ति के अधिकार को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया गया। सोच के देखिए उस जमाने के लिए ये कितने बड़े क्रांतिकारी कदम थे। अब नेपोलियन इन सुधारों को, इन रिफॉर्म्स को सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रखना चाहता था। उसने इस कोड को अपने जीते हुए इलाकों में भी लागू किया और बस यहीं से इसका असर पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया। नेपोलियन का प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस दूर दूर तक फैला हुआ था। आप देखें तो डच रिपब्लिक से लेकर स्विट्जरलैंड तक, इटली और जर्मनी तक, इन सभी जगहों पर उसने अपना नेपोलियनिक कोड लागू कर दिया था। तो सवाल यह है कि नेपोलियन ने आखिर बदलाव क्या किए? उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सरल बनाया। उसने फ्यूडल सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था थी, उसे जड़ से उखाड़ दिया। किसानों को सर्फडम यानी भूदासत्व से आजाद किया और शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिससे ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत आसान हो गया। इन सभी बदलावों का सीधा असर बिजनेस पर पड़ा। जरा सोचिए, आप एक बिजनेसमैन हैं उस जमाने में,
पूरे इलाके में एक ही कानून, नापतोल का एक ही सिस्टम और एक कॉमन करेंसी। इससे बिजनेसमैन और जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए सामान और कैपिटल मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अरे इतना आसान हो गया कि पूछो मत। उन्हें सच में एक नई तरह की आजादी महसूस हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिन इलाकों को जीता गया था वहां के लोगों ने इन बदलावों को कैसे लिया? क्या उन्होंने नेपोलियन को एक हीरो की तरह देखा? आइए देखते हैं, क्योंकि असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। शुरू में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और मिलान और वॉर्सो जैसे शहरों में फ्रेंच आर्मीज का स्वागत हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी यानी आजादी के दूत के रूप में किया गया। लोगों को लगा कि ये सेना उन्हें पुरानी दबाव वाली शासनों से मुक्ति दिलाएगी, आजाद कराएगी। लेकिन जल्दी ये जो शुरुआती जोश था ना, ये ठंडा पड़ने लगा। तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आने लगा। हाँ, एक तरफ लोगों को आजादी और बेहतर सिस्टम मिल रहे थे, नो डाउट, लेकिन दूसरी तरफ उन पर नए बोझ डाले जा रहे थे। टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लागू कर दी गई और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लगा ताकि वो यूरोप के बाकी हिस्सों को जीत सके। और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। जैसा कि इस कोट में साफ साफ कहा गया है, शुरुआती जोश जल्द ही दुश्मनी में बदल गया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये एहसास हो गया कि बेहतर प्रशासन का मतलब हमेशा राजनीतिक आजादी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार तो थे, लेकिन अपनी मर्जी से जीने की आजादी तो छीन ली गई थी। तो आखिर इस लिबरेशन, इस मुक्ति की कीमत क्या थी? लोगों को इसके लिए क्या चुकाना पड़ रहा था? चलिए देखते हैं कि नेपोलियन की ये तथाकथित आजादी कैसे जबरदस्ती और जुल्म के जरिए लागू की जा रही थी। ये पेंटिंग देखिए, इसका नाम है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वाइब्रुकन। इसे एक जर्मन पेंटर कार्ल कास्पार फ्रिट्ज ने बनाया था। ये पेंटिंग फ्रेंच कब्जे के दौरान जर्मन लोगों के अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को दिखाती है। चलिए इस पेंटिंग को थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ नीले, सफेद और लाल यूनिफॉर्म में जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, उन्हें अत्याचारी के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि वो एक किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और एक किसान को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। ये तस्वीर नेपोलियन के शासन के उस अंधेरे सच को बयान करती। पेंटिंग में एक ट्री ऑफ लिबर्टी है जिस पर एक प्लैक लगाया जा रहा है। उस प्लैक पर जर्मन भाषा में एक सरकास्टिक संदेश लिखा है, जिसका मतलब है हमसे आजादी और समानता ले लो, ए मानवता के महान आदर्श। ये फ्रेंच लोगों के इस दावे पर एक बहुत तीखा व्यंग है, एक टॉन्ट है कि वो आजादी लाने वाले थे। आखिरकार लोगों का गुस्सा और दुश्मनी युद्ध में बदल गई। इसका अंजाम 1813 में बैटल ऑफ लाइप्जिग में हुआ, जहां नेपोलियन को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये उसके विशाल साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। ये दूसरी पेंटिंग नेपोलियन की हार के बाद की स्थिति को दिखाती है। इसमें नेपोलियन को एक पोस्टमैन या कुरियर के रूप में दिखाया गया है, जो लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद थका हारा फ्रांस वापस जा रहा है। इस पेंटिंग का सिंबॉलिज्म बहुत पावरफुल है। देखिए, नेपोलियन एक पोस्टमैन है और उसके बैग से गिरने वाली हर चिट्ठी, हर एक लेटर एक इलाका है जो उसने खो दिया है। ये पेंटिंग आसानी से दिखाती है कि उसका विशाल साम्राज्य कैसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। हमारा अगला विषय है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। It's a really fascinating story about how the map of Europe that we're so familiar with today, well, it wasn't always like that. It was born from a totally different world of sprawling empires and tiny kingdoms. So, here's what we're going to cover. First, we'll see that Europe wasn't always a continent of nations. Then, we'll check out what the map actually looked like in the 18th century. We'll take a deep dive into the super diverse Habsburg Empire and figure out the one thing, the only thing that held it all together. And that's all going to lead us to the big question of how this old world changed so dramatically. Okay, so let's get started. We're going to jump in our time machine and head straight back to the mid-18th century. And trust me, the political map of Europe back then would look almost unrecognizable to us today. Now here's the first thing you really need to wrap your head around. The whole idea of a nation-state. You know, a country where most people feel like they belong to one group with a shared culture and government. That idea just didn't exist. It feels like it's been around forever, but it's actually a pretty new invention. Just think about it for a second. Some of the most important countries in Europe today, Germany, Italy, even Switzerland, they weren't on the map as single, unified countries back then. They were basically just geographical areas, filled with a whole bunch of smaller, separate states. So you're probably asking,
if there weren't nations like we have today, what was there? What did that 18th century map actually look like? Well, let's take a peek. Instead of nice, neat countries, Europe was this crazy quilt of kingdoms, duchies, cantons, and empires. And the key thing here is that each of these little territories had its own ruler who was pretty much a law unto themselves. They were autonomous. This was especially the case in Eastern and Central Europe. These regions were dominated by what we call autocratic monarchies. That's just a fancy way of saying the rulers had absolute power. Whatever the king or the emperor said, that was the law. No arguments. And this political jumble was reflected in the people, too. Inside these kingdoms and empires lived all sorts of different groups. They spoke different languages, they had different traditions, and they definitely did not see themselves as part of one big team. There was no we. It's the total opposite of today, where that feeling of a shared national identity is what holds a country together. Now, to really get a picture of just how diverse things were, we're going to look at the perfect example, the massive and powerful Habsburg Empire. So the Habsburg Empire, which covered a huge chunk of territory, including Austria and Hungary, was not a single unified thing. The best word for it really is a patchwork. Imagine a blanket sewn together from dozens of totally different pieces of cloth. That's exactly what this empire was, a collection of different regions and peoples all stitched together. So who were all these different patches in the imperial quilt? Who were the people actually living inside the Habsburg Empire? Let's break it down. You had a few powerful dominant groups. The aristocracy, the rich landowners and nobles, mostly spoke German. But then you had entire provinces like Lombardy and Venetia that spoke Italian. In Hungary, you had a huge Magyar-speaking population. And over in Galicia, the aristocracy spoke Polish. It was a complete mix of languages and cultures, even at the top. And that's not even getting to the majority of the population, the peasants. You had Bohemians and Slovaks up in the north, Croats to the south, Slovenes in a region called Carniola, and Rumans way out east in Transylvania. I mean, the sheer variety of people living under one ruler is just mind-boggling. Okay, so this raises a really big question, right? With all these different languages and cultures all crammed together, how did this empire not just completely fall apart? What was the glue holding this incredible patchwork together? And the answer is actually really simple, and it's right here. It wasn't a flag or a language or a shared history. The only thing, the only tie that bound all of these different groups together was a common loyalty to one guy, the emperor. Their allegiance was to a person, not to an idea of a country. So, we've got a pretty clear picture now, right? 18th century Europe was a world of empires, not nations. It was held together by personal loyalty to a monarch, not by a shared national identity. And all of this sets the stage for the most important question in this whole story. The rise of the middle class, यानी यूरोप में मिडिल क्लास का उदय। आज हम देखेंगे कि कैसे पुराने यूरोपियन समाज का स्ट्रक्चर था और कैसे एक बहुत बड़े बदलाव ने एक बिल्कुल नई और पावरफुल क्लास को जन्म दिया। तो चलिए सबसे पहले यूरोप के उस पुराने सोशल ऑर्डर को समझते हैं जिसमें बेसिकली दो ही ग्रुप्स थे जिनका सबसे ज्यादा बोलबाला था। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आती थी अरिस्टोक्रेसी। ये वो लोग थे जिनके पास जमीन थी और पूरे कॉन्टिनेंट पर इन्हीं का राज चलता था। सारी सोशल और पॉलिटिकल पावर इन्हीं के हाथों में थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका रहने सहने का ढंग, इनका लाइफस्टाइल पूरे यूरोप में एक जैसा था, जिससे ये एक यूनाइटेड रूलिंग क्लास बन गए थे। और इनका लाइफस्टाइल ही था जो इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता था। सोचो, इनके पास गांव में बड़ी बड़ी जागीरें और शहरों में आलिशान घर होते थे। बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये फ्रेंच बोलते थे, जो उस वक्त पावर की भाषा मानी जाती थी। इनके परिवार आपस में शादियों से जुड़े हुए थे ताकि उनका इन्फ्लुएंस और बढ़े। लेकिन इतनी पावर के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये लोग बहुत ही छोटा सा ग्रुप थे। अब देखिए, उस छोटे से एलीट ग्रुप के ठीक उलट आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था पेजेंट्री का, यानी किसान। ये वो लोग थे जो जमीन पर काम करते थे, पूरे सिस्टम का इंजन जो अपनी मेहनत से चलता था। पर एक किसान की जिंदगी हर जगह एक जैसी नहीं थी। ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आप रहते कहाँ हैं। जैसे वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर जमीन पर टेनेंट्स या छोटे मालिक खेती करते थे, जिनके पास थोड़ी आजादी थी। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हालात बहुत खराब थे, जहां बड़ी बड़ी जागीरों पर सर्फ से खेती करवाई जाती थी। ये वो मजदूर थे जो जमीन से बंधे हुए थे और जिनके पास कोई आजादी नहीं थी। लेकिन सदियों से चला आ रहा यह सिस्टम अब टूटने वाला था।
और इसकी वजह थी एक नई पावरफुल ताकत, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यही था चेंज का असली इंजन। आप देखो, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। ये धीरे धीरे 100 साल से भी ज्यादा टाइम में पूरे कॉन्टिनेंट में फैला। इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड में मिड 18th सेंचुरी में, फिर 19th सेंचुरी में ये फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में पहुंचा, और आखिर में लेट 19th सेंचुरी तक ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी अपनी जड़ें जमा रहा था। इंडस्ट्री और ट्रेड के इस विकास से शहर बढ़ने लगे, और इन शहरों के विकास के साथ ही बिल्कुल नए सोशल ग्रुप्स सामने आए जिन्होंने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस लहर ने सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं बनाई, इसने सोसाइटी को ही आधार से बदल दिया। ऐसे सोशल क्लासेस बनाए जो पहले कभी थे ही नहीं। एक नया दौर शुरू हो रहा था। तो आखिर ये नए लोग थे कौन? ये लोग एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री के पुराने दौर के बीच में फंसे हुए थे। सबसे पहले एक नई इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास आई, वो लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, और उनके साथ साथ एक नया मिडिल क्लास बनने लगा। इसमें शामिल थे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, बिजनेसमैन जो ट्रेड संभालते थे, और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स। और हाँ, ये नोट करना भी जरूरी है कि ये बदलाव पूरे कॉन्टिनेंट में एक जैसा नहीं था। जहां वेस्टर्न यूरोप में ये नए मिडिल क्लासेस तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी के आखिर तक इनकी गिनती काफी कम थी। लेकिन ये नया, पढ़ा लिखा और आजाद ख्यालों वाला मिडिल क्लास सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो एक नए तरह का समाज बनाना चाहते थे, और उनके पास इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था, नेशनल यूनिटी। और यही है पूरे मामले का सेंटर पॉइंट। ये नया मिडिल क्लास ही नेशनल यूनिटी के आइडिया के पीछे की असली ताकत बना। उनके लिए यूनिटी का मतलब था एरिस्टोक्रेसी को जन्म से मिले स्पेशल अधिकारों को खत्म करना। यही आइडिया कि एक नेशन जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत से बनना चाहिए, इस पढ़े लिखे लिबरल ग्रुप के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ। 19th सेंचुरी यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसने पूरे यूरोप का नक्शा कैसे बदल के रख दिया। अच्छा, अब इस टॉपिक को ना आसानी से समझने के लिए हमने इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आज़ादी के आइडिया से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि उनका पॉलिटिकल विजन क्या था। इसके बाद आएगी उनकी इकोनॉमिक डिमांड्स, और इसको समझेंगे एक मर्चेंट की कहानी से। फिर उस परेशानी का सोल्यूशन यानी ज़ोल्वराइन, और फाइनली इन सब चीजों ने मिलकर एक नेशन को कैसे खड़ा किया। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, जब हम लिबरलिज्म कहते हैं तो उस टाइम के लोगों के लिए इसका एक्चुअल मतलब क्या था? ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री यानी आजाद। तो उस दौर की जो नई मिडिल क्लास थी, उसके लिए इसके 2 मेन पिलर्स थे। पहला इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हर इंसान की अपनी आजादी, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर। यही थे इसके कोर आइडियाज। ओके, तो आजादी और बराबरी, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब था? लिबरल्स आखिर कैसी गवर्नमेंट चाहते थे? पॉलिटिकली उनका विजन एकदम क्लियर था। वो चाहते थे कि राजा का शासन यानी ऑटोक्रेसी खत्म हो, चर्च को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, वो भी खत्म हो, और इसकी जगह वो एक नया सिस्टम चाहते थे जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट जैसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर हो। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, वो इक्वालिटी फॉर ऑल की बात तो कर रहे थे, पर क्या ऑल में सच में सब लोग आते थे? सोचने वाली बात है, राइट? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वोट देने के हक की बात आए यानी सफरेज, तो ये सारी इक्वालिटी साइड में रह गए। सच तो ये था कि वोट देने का हक सिर्फ उन आदमियों को था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो बाहर, और सारी औरतें, वो तो इस रेस में थी ही नहीं। फ्रांस का एग्जाम्पल इसको बिल्कुल साफ कर देता है। देखो, रेवोल्यूशन के शुरू में सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेन वोट कर सकते थे। फिर एक छोटा सा फेज आया जैकोबिन्स का, जब सभी अडल्ट मर्दों को वोट का हक मिल गया। लेकिन फिर आया नेपोलियनिक कोड और सब कुछ पलट गया। सफरेज फिर से लिमिटेड हो गया, और औरतों के लीगल राइट्स को तो और भी कम कर दिया। ओके, तो पॉलिटिकल आइडियाज तो हमने देख लिए, लेकिन इस नई मिडिल क्लास के लिए ये फाइट सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं थी। उनके लिए इकोनॉमिक फ्रीडम यानी पैसों और बिजनेस की आजादी भी उतनी ही जरूरी थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर लिबरलिज्म का सीधा मतलब था मार्केट्स को आजाद करो। जो नई कमर्शियल क्लासेस आगे बढ़ रही थीं, वो चाहती थीं कि गवर्नमेंट गुड्स और कैपिटल के आने जाने पर जो फालतू के रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, वो सब हटा दिए जाएं। उनका गोल था एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां बिजनेस करना स्मूथ और सिंपल हो।
अब इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आखिर ठीक से समझें कैसे? चलो एक मर्चेंट की जगह खुद को रखकर देखते हैं। उस दौर में जर्मन रीजन्स में बिजनेस करना एक सपना नहीं बल्कि एक बुरा सपना, एक नाइटमेयर क्यों था? चलिए इमेजिन करते हैं। साल है 1833। एक मर्चेंट है जो अपना माल हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग ले जा रहा है। ये सफर आज जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा देखिए उसकी परेशानियां। पहली बात, उस जमाने में जर्मनी 39 छोटे छोटे स्टेट्स में बंटा हुआ था, तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने के लिए उस बेचारे मर्चेंट को एक दो नहीं पूरे 11 कस्टम्स बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे, और हर बैरियर पर 5% कस्टम्स ड्यूटी अलग से दो। आप सोच सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन करना कितना कॉम्प्लेक्स और टाइम वेस्टिंग काम रहा होगा। और कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होता। हर स्टेट का अपना अलग सिस्टम था नाप तोल का। एक एग्जाम्पल देखिए, कपड़ा नापने की यूनिट थी एल, लेकिन एक एल की लेंथ हर शहर में अलग थी। फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, माइन्स में 55.1 सेंटीमीटर, नुरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। मतलब हद है, कोई कैसे बिजनेस करेगा ऐसे माहौल? तो साफ है ऐसी कंडीशंस बिजनेस के लिए जहर थीं। तो इस पूरे इकोनॉमिक मेस का, इस नाइटमेयर का सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन का नाम था ज़ोल्वराइन। ये कस्टम्स यूनियन थी जिसे 1834 में प्रशा ने शुरू किया। धीरे धीरे ज्यादातर जर्मन स्टेट्स इसका हिस्सा बन गए और इसका मकसद सिंपल था, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाना ताकि ट्रेड आराम से हो सके। और इसका असर वाओ जबरदस्त था। बस एक एग्जाम्पल देखिए, ज़ोल्वराइन से पहले जर्मन स्टेट्स में 30 से भी ज्यादा अलग अलग करेंसीज चलती थीं। इस यूनियन ने इस नंबर को कम करके सिर्फ 2 कर दिया। ये एक गेम चेंजर था, एकदम रेवोल्यूशनरी स्टेप। सिर्फ करेंसीज ही नहीं, इस यूनियन ने स्टेट्स के बीच के सारे टैरिफ बैरियर्स भी खत्म कर दिए। अब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के आ जा सकते थे। एक बहुत बड़ी राहत थी मर्चेंट्स के लिए। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इन सब इकोनॉमिक चेंजेस का नेशनलिज्म से, देशभक्ति की भावना से क्या कनेक्शन था? देखिए, जब पूरा इलाका एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बना तो रेलवेज का नेटवर्क तेजी से फैला। इससे लोग और सामान आसानी से मूव करने लगे, और जब लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स आपस में जुड़ गए तो उनकी पहचान भी जुड़ने लगी। अब वो सिर्फ अपने छोटे से स्टेट के नहीं बल्कि एक बड़े कॉमन जर्मन नेशन का पार्ट फील करने लगे थे। नेशनल यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो गई। जैसा कि ये कोट बताता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की इस लहर ने उस वक्त जो नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी उसको और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। आसान शब्दों में, बिजनेस और ट्रेड ने लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी के धागे में बांध दिया। तो हमारा अगला टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखिए, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जैसे ही नेपोलियन हारा, यूरोप की हिस्ट्री ने एक नया मोड़ ले लिया। इस हार के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर नेपोलियन के बाद यूरोप में हुआ। हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले हम उस कंजर्वेटिव सोच को आखिर है क्या वो जानेंगे। फिर हम सीधा चलेंगे वियना कांग्रेस में, जहां यूरोप का पूरा मैप ही बदल दिया गया। उसके बाद हम उस नए ऑर्डर को, उसके सेंसरशिप के काले दौर को, और हाँ, उसके खिलाफ आजादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई उसे भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सोच के देखिए, नेपोलियन के जाते ही यूरोपियन सरकारों ने एक राहत की सांस ली होगी, पर अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? और इसका जवाब मिला एक नई, या कहूं एक पुरानी सोच में, जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म। तो ये कंजर्वेटिज्म आखिर है क्या चीज? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रेडिशन, यानी हमारी परंपराएं। इसका कहना था कि जो भी इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स सदियों से चले आ रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें बचाना सबसे जरूरी है। मतलब कोई झटके से क्विक चेंज नहीं चाहिए। चेंज हो तो ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो। तो ये कंजर्वेटिव्स आखिर बचाना क्या चाहते थे? उनकी लिस्ट में अहम चीजें थीं मोनार्की यानी राजा का शासन, चर्च, समाज में जो हायरार्की यानी ऊंच नीच का सिस्टम था वो, लोगों की प्रॉपर्टी और फैमिली का स्ट्रक्चर। उनका मानना था कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी, उसका स्थिर होना इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ज्यादातर कंजर्वेटिव्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के टाइम में पूरी तरह से वापस जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने नेपोलियन के टाइम से एक चीज सीख ली थी
कि मॉडर्नाइजेशन उनके लिए खतरा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सोचो, एक मॉडर्न आर्मी, एक फास्ट काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी और एक डायनामिक इकोनॉमी, ये सब मिलकर मोनार्की को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती थी। अब इस नई कंजर्वेटिव सोच को असलियत में लाने के लिए यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियों ने 1815 में वियना में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी। इसी मीटिंग को हम हिस्ट्री में जानते हैं वियना कांग्रेस के नाम से। ये वो जगह थी जहां यूरोप की किस्मत का फैसला होने वाला था। तो वियना के मीटिंग के मेन प्लेयर्स कौन थे? ये वही 4 देश थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इन सब का एक ही कॉमन गोल था, यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट तैयार करना, जिससे आगे चलकर शांति बनी रहे और कोई दूसरा नेपोलियन पैदा ही ना हो। इस पूरी कांग्रेस को होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और सब डेलीगेट्स का एजेंडा, उनका मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। नेपोलियन ने पिछले सालों में यूरोप में जो कुछ भी बदला था उस सबको अंडू करना था, यानी पूरी तरह से पलट देना था। इस अंडू मिशन का सबसे बड़ा पार्ट था यूरोप के मैप को लिटरली रीड्रॉ करना, दोबारा से बनाना। और इसके पीछे का मेन रीजन फ्रांस के चारों तरफ ऐसी बैरियर्स खड़ी करना, ऐसी दीवारें बनाना कि वो फ्यूचर में कभी भी एक्सपैंड करने की हिम्मत न कर पाएं। तो वियना में जो ट्रीटी साइन हुई उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। सबसे पहला काम, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को वापस पावर में लाया गया। याद है ना, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हटा दिया था? हाँ, उन्हीं को। फिर नेपोलियन ने जितने भी इलाके जीते थे वो सब फ्रांस से वापस ले लिए गए। और सबसे स्मार्ट मूव, फ्रांस को फ्यूचर में रोकने के लिए उसके बॉर्डर्स पर नए स्टेट्स की एक पूरी चेन बना दी गई। तो ये नया मैप दिखता कैसा था? नॉर्थ में किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स बनाया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। साउथ में जिनोआ को प्यूरमोंट के साथ जोड़ दिया गया। वेस्ट में प्रूशिया को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज मिले। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा दे दिया गया और नॉर्दर्न इटली का पूरा कंट्रोल ऑस्ट्रिया के हाथों में चला गया। मैप तो बदल गया, पर इन सब चेंजेस से जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बना वो जमीन पर कैसा दिखता था? मतलब इन नई सरकारों का नेचर क्या था? इस नए ऑर्डर का मेन इंटेंशन यानी इरादा एकदम साफ था, उन सभी राजाओं को वापस उनकी गद्दी पर बिठाना जिन्हें नेपोलियन ने हटाया था, और यूरोप में एक ऐसा कंजर्वेटिव सिस्टम बनाना जो लंबे समय तक टिका रहे। तो 1815 के बाद जो ये सरकारें बनी वो ऑटोक्रेटिक थीं, यानी सारी पावर एक रूलर के हाथ में। ये लोग किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या डिसेंट मतलब असहमति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे उनके शासन पर सवाल उठे उसे फौरन दबा दिया जाता था। अपनी ऑटोक्रेटिक पावर को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, सेंसरशिप। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां इस बात पर सख्त कंट्रोल था कि लोग क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे और यहां तक कि क्या सोचेंगे। इन सेंसरशिप लॉज का असली टारगेट क्या था? वो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले आइडियाज, लिबर्टी और फ्रीडम के। सरकारें इन डेंजरस आइडियाज को फैलने से हर कीमत पर रोकना चाहती थीं। इसीलिए न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स सब कुछ उनकी नजर में था। जरा इस कैरिकेचर को देखिए, ये लगभग 1820 में बनाया गया था और उस टाइम की सिचुएशन पर एक परफेक्ट कमेंट है। इसका नाम है द क्लब ऑफ थिंकर्स और प्लैक पर लिखा है, आज के मीटिंग का सबसे जरूरी सवाल, हमें सोचने की अनुमति कब तक दी जाएगी। मतलब एकदम डायरेक्ट सैटायर है उस वक्त के हालात पर। और इस साइट पर इस क्लब के नियम लिखे हैं जो इस सटायर को और भी पावरफुल बना देते हैं। पहला नियम चुप्पी यानी साइलेंस इस सोसाइटी का पहला आदेश है, और दूसरा बोलने के टेम्पटेशन से बचने के लिए मेंबर्स को आते ही मजल्स यानी मुंह पर पट्टी बांटी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्री स्पीच की क्या हालत थी। लेकिन कहते हैं ना, आप जितना ज्यादा दबाते हैं उतनी ही तेजी से आवाज उठती है। इस कंजर्वेटिव ऑर्डर और सेंसरशिप के खिलाफ एक नई लड़ाई की नींव रखी जा रही थी, और इस लड़ाई के नए हीरो थे लिबरल नेशनलिस्ट्स, जिनके दिलों में फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद अभी भी जिंदा थी। यही उस दौर का आमने सामने का टकराव था। एक तरफ था कंजर्वेटिव ऑर्डर जो मोनार्की, ट्रेडिशन, ऑटोक्रेटिक रूल और सेंसरशिप को बचाना चाहता था, और उनके ठीक सामने खड़े थे लिबरल नेशनलिस्ट्स जो लिबर्टी, फ्रीडम, नेशनल यूनिटी और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए लड़ रहे थे। इन लिबरल नेशनलिस्ट के लिए, जो इस नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक मुद्दा सबसे ऊपर था, और वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उनका मानना बिल्कुल साफ था, बिना अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर किए
एक आजाद देश या आजाद सोसाइटी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो हमारा अगला टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1815, नेपोलियन हार चुका है और यूरोप की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो वियना कांग्रेस में बैठकर नया नक्शा बना रही हैं। लेकिन इसके बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम्स आई ना, मतलब पुरानी सोच वाली सरकारें, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं कि कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। और इसकी वजह से पूरे यूरोप में एक डर का, एक रिप्रेशन का माहौल बन गया। अब जब माहौल ऐसा हो तो क्या होगा? यही डर था जिसने उस वक्त के लिबरल नेशनलिस्ट्स को, अब जानते हैं, अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आजादी चाहते थे, बराबरी चाहते थे और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने देश के लिए एक अलग पहचान चाहते थे। तो अब उन्हें चुपचाप अंधेरे में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके आइडियाज उस वक्त के राजा महाराजाओं के लिए सीधा सीधा खतरा थे। तो इस दौरान पूरे यूरोप में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, सीक्रेट सोसाइटीज का। गुप्त संगठन बनने लगे। लेकिन गलती मत करना, ये कोई आम क्लब्स नहीं थे जहां लोग बस बातें करते थे। नहीं, ये तो थे रेवोल्यूशनरीज के ट्रेनिंग ग्राउंड्स। यहां उन्हें नए आइडियाज तो मिलते ही थे, पर साथ ही उन आइडियाज को जमीन पर उतारने की, उन्हें हकीकत बनाने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सीक्रेट सोसाइटीज में जो रेवोल्यूशनरीज तैयार हो रहे थे, उनका गोल क्या था? मतलब उस दौर में एक रेवोल्यूशनरी होने का आखिर मतलब ही क्या था? बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर गोल। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा कमिटमेंट था मोनार्की को अपोज करना। वो हर उस राजा की सरकार के खिलाफ थे जिसे 1815 के वियना कांग्रेस के बाद जबरदस्ती यूरोप पर थोपा गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनकी लड़ाई सिर्फ राजाओं को गद्दी से हटाने तक सीमित नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी आम लोगों के लिए, उनकी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। ये एक ऐसी फाइट थी जिसका मकसद था कि हर एक इंसान को उसके बेसिक अधिकार मिलने चाहिए। और इसी आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था नेशन स्टेट का। अब ये नेशन स्टेट क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा देश जहां रहने वाले ज्यादातर लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी हो, जैसे उनकी भाषा एक हो, कल्चर एक हो या उनका इतिहास एक जैसा हो। इन रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि असली आजादी, सच्ची फ्रीडम तभी मिल सकती है जब लोग एक नेशन स्टेट में रहेंगे, जहां वो सब एक हम की फीलिंग से एक साथ जुड़े हों। और इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में से एक ऐसा नाम है जिसके बिना ये कहानी अधूरी है, इटली के जुजेपे मजीनी। तो चलिए अब उनकी कहानी में चलते हैं, क्योंकि उनको समझे बिना आप इस दौर को ठीक से समझ ही नहीं सकते। तो जुजेपे मजीनी, इनका जन्म हुआ था 1805 में इटली के जेनुआ शहर में। और वो शुरू से ना बहुत पैशनेट थे, एक आइडियलिस्ट जिनके दिल में अपने देश के लिए, इटली के लिए कुछ कर गुजरने का एक अजीब सा जुनून था। अपनी अर्ली 20s में ही वो कार्बोनारी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ गए। और फिर सिर्फ 24 साल की उम्र में, सोचिए, 1831 में उन्होंने लिगोरिया में एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश फेल हो गई और इसकी सजा क्या मिली? उन्हें अपने ही देश से निकाल दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया। लेकिन कई बार एक अंत ही एक नई शुरुआत होती है। उनका एग्जाइल उनके मिशन का एंड नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा पावरफुल शुरुआत थी। इटली से निकाले जाने के बाद वो फ्रांस के मार्सेई शहर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपने आइडियाज को और भी जोर शोर से फैलाना शुरू कर दिया, अपने देश से इतना दूर। लेकिन मजीनी का जज्बा कम नहीं हुआ, वो रुके नहीं। उल्टा उन्होंने अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए 2 और नए और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और इन्हीं सोसाइटीज ने आगे चलकर यूरोप का पूरा पॉलिटिकल मैप बदलने में एक जबरदस्त रोल प्ले किया। तो ये 2 सोसाइटीज कौन सी थी? पहली थी यंग इटली, जो उन्होंने मार्सेल्स में बनाई। इसका मिशन बिल्कुल क्लियर था, इटली के यूथ को एक साथ लाना, उन्हें इंस्पायर करना और देश की आजादी के लिए तैयार करना। और फिर थी यंग यूरोप, जो उन्होंने बर्न में बनाई। इसका विजन तो और भी बड़ा था। ये सिर्फ इटली के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के नौजवानों को एक बेहतर आजाद फ्यूचर के लिए जोड़ना चाहती थी। और अमेजिंग बात ये थी कि इन सोसाइटीज के मेंबर्स सिर्फ इटली से नहीं थे,
पोलैंड से, फ्रांस से, अलग अलग जर्मन स्टेट से, हर जगह से लाइक माइंडेड नौजवान इससे जुड़ रहे थे। देखा जाए तो ये एक तरह का इंटरनेशनल यूथ मूवमेंट बन चुका था। एक जैसी सोच रखने वाले यंग लोग एक बेहतर कल के सपने के लिए एक साथ आ रहे थे। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। आखिर मजीनी का कोर बिलीफ क्या था? उनकी बुनियादी सोच क्या थी? ऐसा क्या था उनके विचारों में कि पूरे यूरोप के नौजवान उनके पीछे चलने को तैयार थे? मजीनी का मानना था कि नेशंस यानी देश ये इंसानों द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। ये तो नेचुरल यूनिट्स हैं जिन्हें गॉड ने यानी ईश्वर ने बनाया है। उनके हिसाब से राजाओं और साम्राज्यों ने इन्हें अपने फायदे के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, पर असल में ये एक नेचुरल डिवाइन क्रिएशन है, मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट। और इसी बिलीव से उनका सबसे बड़ा सपना जुड़ा था। वो कहते थे कि इटली ऐसे ही छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का पैचवर्क बनकर नहीं रह सकता। नहीं, इसे एक साथ जुड़ना ही होगा। इसे फोर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना ही होगा। उनके लिए इटली की आजादी का, उसकी यूनिफिकेशन का यही एक रास्ता था और कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि मज़ीनी के इन आइडियाज का इम्पैक्ट कितना गहरा और दूर तक होने वाला था। ये सिर्फ विचार नहीं थे, ये एक आग थी, एक ऐसी आग जिसने यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। देखते ही देखते मज़ीनी का मॉडल कॉपी होने लगा। उनकी यंग इटली की तरह जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में हर जगह सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। उनका फॉर्मूला, उनका ब्लूप्रिंट पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल रहा था। और उनका ये विजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का, यानी ऐसी सरकारें जिसे आम लोग चुने, राजा नहीं, ये विजन कंजर्वेटिव्स के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना था। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर मज़ीनी के आइडियाज जीत गए तो उनकी मनाखी, उनका राज, उनकी पावर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सीधे सीधे एक नई और एक पुराने यूरोप के बीच की लड़ाई थी। और इस दौर का सबसे बड़ा प्रूफ वो मिलता है उस वक्त के सबसे पावरफुल कंजर्वेटिव लीडर ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिख के शब्दों में। मेटरनिख, जो उस पूरे कंजर्वेटिव सिस्टम का आर्किटेक्ट था, उसने मज़ीनी के बारे में क्या कहा, सुनिए। उसने कहा, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। जरा सोचिए, उस दौर का सबसे पावरफुल आदमी एक नौजवान रेवोल्यूशनरी को अपने सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है। ये दिखाता है कि मज़ीनी के आइडियाज में कितनी आग थी, कितनी ताकत। तो हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848। चलिए चलते हैं उस दौर के यूरोप में, एक ऐसा टाइम जब बदलावों की हवा नहीं बल्कि आंधी चल रही थी। क्रांति की आग हर तरफ फैल रही थी। So let's dive right in. Just imagine Europe from 1830 to 1848. It wasn't just a place. It was like a battlefield of ideas. एक तरफ थे पुराने conservative regimes, the kings and monarchs, जो अपनी पावर को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। और दूसरी तरफ दो बिल्कुल नए सुपर पावरफुल आइडियाज थे जो पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार थे। तो ये क्लैश बिल्कुल क्लियर था। कंजर्वेटिव साइड का फंडा सिंपल था, स्टेटस को जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो, ट्रेडिशन, मोनार्की, बस पावर को कंसोलिडेट करो। बट ऑन दी अदर साइड लोगों के बीच दो नए इज्म्स आग की तरह फैल रहे थे। पहला लिबरलिज्म और दूसरा नेशनलिज्म। ये लोग अब बस ट्रेडिशन से खुश नहीं थे, दे वांटेड फ्रीडम, लिबर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी। सो व्हाट एग्जैक्टली वर दीज टू आइडियाज, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म? देखिए, लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम, के कानून के सामने सब बराबर हों। और नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का आइडिया था कि जिन लोगों की लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री सेम है, उनका अपना एक देश, एक नेशन होना चाहिए। अब आप सोचिए, उस टाइम के इटालियन और जर्मन स्टेट्स जो छोटे छोटे किंगडम्स में स्कैटर्ड थे, उनके लिए ये आइडिया कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। और आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं, इन रेवोल्यूशंस को लीड कौन कर रहा था? कोई राजा नहीं, कोई आर्मी जनरल नहीं, नो, इन्हें लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। थिंक अबाउट इट, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, बिजनेसमैन, ये वो लोग थे जो नई आइडियाज पढ़ रहे थे और उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, द रियल गेम चेंजर्स। ओके, तो पूरा यूरोप एक तरह से एक पाउडर केक जैसा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो स्पार्क, वो चिंगारी कहाँ से आई? वेल, एज इट ऑफन हैपेंड इन दोज डेज, इट ऑल स्टार्टेड इन फ्रांस। चलिए फ्रांस चलते हैं और देखते हैं कि जुलाई 1830 में आखिर हुआ क्या। तो हुआ ये कि 1815 में नेपोलियन के बाद पुराने बर्बन किंग्स को वापस पावर में लाया गया था।
सबको लगा चलो ओल्ड सिस्टम इज बैक, बट गेस व्हाट, सिर्फ 15 साल के अंदर इन जुलाई 1830 लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। इस बार उन्होंने एक नया सिस्टम ट्राई किया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब अ किंग वुड स्टिल बी देयर बट he'd have to follow the rules of a constitution। एकदम से पावर चेक हो गई और इस नए सिस्टम के हेड बने लुई फिलिप। अब फ्रांस में जो भी होता था उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ना तो लाजमी था, और इस इफेक्ट को लेकर एक बहुत ही फेमस कोट है। ये कोट दिया था ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन मेटरनिक ने, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर के सबसे बड़े चैंपियंस में से एक थे। ही फेमसली सेड, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या लाइन है! उनका मतलब बिल्कुल साफ था, फ्रांस में एक छोटी सी भी रेवोल्यूशनरी छींक आती थी तो पूरे यूरोप को बदलाव का जुकाम लग जाता था। इट वॉज दैट कंटेजियस। एंड यू नो व्हाट, मेटरनिक वाज एब्सोल्युटली राइट। ये चेंज का असर इमीडिएटली दिखा। फ्रांस से चिंगारी सीधे ब्रूसलेस पहुंची, जहां एक अपराइजिंग शुरू हो गई, और इसका रिजल्ट, बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। देखा आपने, एक जगह रेवोल्यूशन और डोमिनो इफेक्ट्स की तरह दूसरे देश आजाद हो रहे थे। ओके, सो फ्रांस की स्टोरी थी अबाउट लिबरल्स फाइटिंग देयर ओन कंजर्वेटिव किंग। बट अब हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जहां नेशनलिज्म की फीलिंग ने लोगों को एक फॉरेन एम्पायर के अगेंस्ट यूनाइट कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट ग्रीसेस वॉर फॉर फ्रीडम। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ग्रीस पर यह रूल कोई नया नहीं था। दे हैड बीन अ पार्ट ऑफ द मैसिव ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। Can you imagine? We're talking about centuries of foreign rule. उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, सब कुछ दबा हुआ था। पर जैसा कि हमने देखा, नेशनलिज्म की हवा पूरे यूरोप में बह रही थी और इस हवा ने ग्रीस तक पहुंचकर वहां आजादी की आग जला दी। सदियों से जो एक स्पार्क दबा हुआ था वो फाइनली भड़क उठा और ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफिशियली शुरू हुआ इन द ईयर 1821। और इस फाइट में ग्रीस अकेला नहीं था, उन्हें पूरे यूरोप से सपोर्ट मिल रहा था। You have to understand, for West Europeans, Greece wasn't just another country. It was the cradle of European civilization. वो मानते थे कि डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, आर्ट, इन सब की जड़ें ग्रीस में हैं। इसलिए पोएट्स और आर्टिस्ट्स ने ग्रीस को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया कि ग्रीस की आजादी हम सब की जिम्मेदारी है। इस सपोर्ट का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। सोच के देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, ही एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड फंड्स और फिर ही वेंट टू फाइट इन द वॉर हिमसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ अ फीवर देयर इन 1824। बट उनकी इस सैक्रिफाइस ने, उनके इस बलिदान ने इस मूवमेंट को एक इंटरनेशनल सिंबल बना दिया। इट शोड द वर्ल्ड हाउ डीपली पीपल केयर अबाउट ग्रीक इंडिपेंडेंस। तो इतना स्ट्रगल, इतनी सैक्रिफाइसेस, लॉर्ड बायरन जैसे लोगों के बलिदान के बाद फाइनली द टाइड वाज टर्निंग। ग्रीस का आजादी का सपना अब सच होने के बहुत करीब था। आफ्टर अ लॉन्ग एंड ब्लडी वॉर, अ डेकेड ऑफ स्ट्रगल, आखिरकार वो साल आया, द ईयर दैट फाइनली पुट ग्रीस ऑन द मैप एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एंड दैट ईयर वाज 1832। और जीत को ऑफिशियल बनाया गया द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 से। इस ट्रीटी ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। द स्ट्रगल वाज फाइनली ओवर। हमारा अगला टॉपिक है रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। अच्छा, जब हम नेशन या देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? जंग, बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स, यही सब ना। लेकिन एक देश की नींव, उसकी फाउंडेशन सिर्फ जमीन या सेना से नहीं रखी जाती। कल्चर यानी हमारी संस्कृति ने एक देश को बनाने में बहुत ही बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फीलिंग्स और आर्ट एक पूरे देश को जोड़कर उसे एक पहचान दे सकते हैं। तो देखिए, एक नेशन को बनाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जंग और एक्सपेंशन का, मतलब आर्मीज जमीन जीतकर देश बनाती हैं, सिंपल। और दूसरा रास्ता है कल्चर और आर्ट का, यानी कहानियों से, म्यूजिक से और ऐसी कॉमन फीलिंग से जो सबको एक साथ कनेक्ट करती हैं। इस बार हम इसी दूसरे यानी कल्चरल पाथ पर फोकस करने वाले हैं। और इसी कल्चरल पाथ का नाम है रोमांटिसिज्म। ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो कहता था कि हर चीज को रीजन और साइंस से नहीं तोला जा सकता। इनके लिए देश का असली आधार दिमाग नहीं बल्कि दिल था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स का फोकस था इमोशंस पर, इंट्यूशन पर, यानी जो हम अंदर से फील करते हैं। उनका मानना था कि एक देश बनता है शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज से, मतलब एक ऐसी साझी विरासत और ऐसी कहानियों से जिसे सब लोग मिलकर अपना मानते हों। तो ये सोच, ये आइडिया आखिर आया कहां से?
वेल, इस रोमांटिक नेशनलिज्म का जो कोर आइडिया है ना, वो जर्मनी से आया था, और इस एक आइडिया ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरी सोच के पीछे इस जर्मन फिलोसोफर का दिमाग था, योहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसने नेशनलिज्म को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल दिया। वो कहते थे कि हर देश की एक अपनी अलग आत्मा होती है, एक रूह होती है। हर्डर ने इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया, वॉल्क्सगाइस्ट। इसका मतलब है द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी देश की असली आत्मा। और सबसे कमाल की बात यह थी कि हर्डर के मुताबिक ये आत्मा राजाओं या बड़े बड़े स्कॉलर्स में नहीं मिलती, नहीं, ये मिलती है आम लोगों में, जिसे जर्मन में 10 वॉल्क कहते हैं, उनके बीच। तो ये फोक्सगाइस्ट आखिर मिलेगा कहां? हर्डर के हिसाब से ये मिलता है फोक सॉन्ग्स में, यानी हमारे लोक गीतों में, फोक पोएट्री में, फोक डांसेस में, और लोकल फोकलोर, यानी जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उन सब में। इसलिए इन चीजों को कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना एक तरह से देश को बनाने के प्रोजेक्ट का एक जरूरी हिस्सा बन गया, और इससे नेशनलिस्ट मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो ठीक है, ये आम आदमी की आत्मा या वॉल्क्सगाइस्ट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में इसे आजमाया कैसे गया? इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है पोलैंड के केस में, एक ऐसा देश जो बिना जमीन के भी सिर्फ अपनी संस्कृति के दम पर जिंदा रहा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 18th सेंचुरी के एंड तक पोलैंड एक आजाद देश था ही नहीं। उसको उस वक्त की ग्रेट पावर्स ने, यानी यूरोप की सबसे ताकतवर सल्तनतें जैसे रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया था। पोलैंड लिटरली दुनिया के मैप से मिटा दिया गया था। लेकिन देश मैप से मिटने पर भी लोगों के दिलों से थोड़ी ना मिट सकता है। जब रशिया ने कब्जा किया तो सबसे पहले उन्होंने स्कूल से पोलिश लैंग्वेज को ही बैन कर दिया। फिर 1881 में लोगों ने हथियारों से विद्रोह किया, लेकिन उसे बुरी तरह कुचल दिया गया। जब हथियार फेल हो गए तो कल्चर एक नया हथियार बना। पोलैंड के पादरियों ने चर्च में पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके विरोध जताना शुरू कर दिया। ये आजादी का एक शांत ऐलान था। इसकी सजा भी भारी मिली। बहुत से प्रीस्ट को जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया। इस तरह पोलिश लैंग्वेज रशियन दबदबे के खिलाफ संघर्ष का एक जिंदा सिंबल बन गई। लैंग्वेज के साथ साथ म्यूजिक भी विरोध का एक जरिया बन गया। एक कंपोजर थे, कारोल कुरपिंस्की। उन्होंने अपने ओपराज और म्यूजिक से इस नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। उन्होंने पोलोनेज और मजूरका जैसे आम फोक डांसेस को नेशनल स्ट्रगल के पावरफुल सिंबल्स में बदल दिया। सोचिए, अब ये सिर्फ डांस नहीं थे, बल्कि देशभक्ति का प्रदर्शन थे। भाषा और संगीत के बाद अब बात करते हैं विजुअल आर्ट की, एक तस्वीर की ताकत की। चलिए देखते हैं ग्रीस की आजादी की लड़ाई की कहानी एक पेंटिंग के जरिए। ये पेंटिंग है फ्रेंच रोमांटिक पेंटर यूजीन डेलाक्रॉय की, और इसका नाम है द मैसेकर एट चॉस। ये एक असली और बहुत ही भयानक घटना दिखाती है। इसके पीछे की कहानी यह है कि चियोस आइलैंड पर टर्क्स ने लगभग 20,000 ग्रीक्स को मार दिया था। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। डेलाक्रॉय ने इस दर्द को, इस पूरी पीढ़ी की चीख को अपने कैनवस पर उतारकर पूरे यूरोप को झंझोड़ के रख दिया। तो डेलाक्रॉय ने आर्ट से ग्रीस के लिए पूरे यूरोप में सिंपैथी कैसे पैदा की? उन्होंने इस घटना को ड्रामेटाइज किया। उनका फोकस, जैसा आप देख सकते हैं, औरतों और बच्चों की लाचारी और दुख पर था। उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस पर था। उन्होंने बहुत ही इमोशनल कलर्स का यूज किया ताकि लोग दिमाग से नहीं बल्कि सीधे अपने दिल से इस दर्द को महसूस करें। इस तरह आर्ट लोगों की सोच बदलने का एक पावरफुल टूल बन गया। तो आखिर कल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों एक कॉमन स्टोरी, एक सांझी कहानी में इतनी ज्यादा ताकत होती है? तो इससे हम ये समझते हैं कि एक नेशन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। ये एक शेयर्ड फीलिंग है, एक कॉमन स्टोरी है और एक कलेक्टिव हेरिटेज है। और इस फीलिंग को, इस स्टोरी को और इस हेरिटेज को कल्चर ही जिंदा रखता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। हमारा अगला टॉपिक है द ग्रिम ब्रदर्स, अ नेशंस फेरी टेल। जब भी हम ग्रिम ब्रदर्स का नाम सुनते हैं तो हमें फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियां याद आती हैं, है ना? लेकिन उनकी कहानियों के पीछे की असली स्टोरी बच्चों की कहानियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक देश को बनाने की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन कहानियों के पीछे के स्टोरी टेलर से। हम सब उनकी कहानियां जानते हैं, पर आखिर ये ब्रदर्स ग्रिम थे कौन? ये हैं जेकब और विल्हम ग्रिम। हाँ, इनका नाम हमेशा के लिए फेरी टेल से जुड़ गया है, लेकिन ये भाई असल में एकेडमिक्स थे, लिंग्विस्ट्स थे, यानी भाषा के जानकार। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, अपने कल्चर से बेइंतहा प्यार करने वाले देशभक्त थे।
दोनों भाइयों का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था 1785 और 1786 में। शुरू में तो दोनों ने लॉ की पढ़ाई की, सोचा था लॉयर बनेंगे, लेकिन पढ़ाई के बाद उन्हें एक नया जुनून सवार हो गया, पुरानी लोक कथाओं को यानी फोक टेल्स को जमा करने का। और उनका ये करियर चेंज आगे चलकर एक पूरे देश की पहचान बनने वाला था। सोच के देखिए। और इसी नए पैशन ने उन्हें एक कमाल के सफर पर भेज दिया जो पूरे 6 साल तक चला। उनका मिशन था जर्मनी की लोक कथाओं को इकट्ठा करना। वो एक एक कहानी के जरिए देश के अतीत में, उसके पास्ट में गहरा उतरते जा रहे थे। उनका तरीका यानी मेथड सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन था बहुत डिटेल्ड। वो जर्मनी में गांव-गांव घूमते थे और वहां के लोगों से, स्टोरी टेलर्स से सीधे बात करते थे। उन कहानियों को लिखते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ बोलकर सुनाई जाती थी। सोच के देखिए कितनी मेहनत लगी होगी लोगों की उस असली आवाज को कागज पर उतारने में। और उनकी इस सारी मेहनत का नतीजा निकला साल 1812 में। ये वो साल था जब उन्होंने अपनी कहानियों का पहला कलेक्शन पब्लिश किया। और जानते हैं क्या हुआ? ये कलेक्शन इंस्टेंट हिट हो गया। बच्चे बड़े सबको पसंद आया और इसके साथ ही उनका नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, अ फाइट फॉर आइडेंटिटी। यहां हम पर्दा उठाएंगे उस असली वजह से जिसकी वजह से उन्होंने ये कहानियां जमा की थी। ये सिर्फ कहानियों को बचाने के बारे में नहीं था। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ बच्चों के लिए परियों की कहानियां थी, या फिर इन राजकुमारों और भेड़ियों की कहानियों के पीछे कोई बहुत गहरा मकसद, कोई डीपर पर्पस छिपा हुआ था? इसका जवाब उस समय के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में छिपा है। देखिए, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जर्मनी के ज्यादातर इलाकों पर फ्रेंच डोमिनेशन था। इसका मतलब था कि फ्रांस का पॉलिटिकल और कल्चरल असर यानी इन्फ्लुएंस हर तरफ फैल रहा था और बहुत सारे जर्मन्स को लगता था कि ये उनके अपने कल्चर के लिए, उनकी अपनी विरासत के लिए एक सीधा खतरा है। और ग्रिम ब्रदर्स के लिए इसका जवाब था यही पुरानी लोक कथाएं। उनका मानना था कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का एक्सप्रेशन है। एक तरह से वो मानते थे कि इन्हीं कहानियों में जर्मनी की आत्मा बसती है। इसका मतलब साफ है, उनका ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कोशिश का हिस्सा था। इन फोकटेल्स को इकट्ठा करना, फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध करने और एक अलग, एक मजबूत जर्मन नेशनल आइडेंटिटी बनाने का एक तरीका था। कहानियां उनका हथियार थी इस कल्चरल वॉर में। तो सवाल ये है कि आखिर इन कहानियों ने एक देश को बनाने में कैसे मदद की? हमारे आखिरी सेक्शन में हम ग्रिम ब्रदर्स की उस लेगेसी को देखेंगे, एक ऐसी विरासत जो परियों की कहानियों की किताबों से कहीं आगे तक जाती है। उनका काम सिर्फ फेरी टेल्स तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। 1812 में अपनी पहली कलेक्शन के साथ साथ वो प्रेस की आजादी के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट भी थे। और शायद उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उन्होंने जर्मन भाषा की एक विशाल 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी पर काम शुरू किया। सोच सकते हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स का एक ही मकसद था, जर्मन कल्चर और आइडेंटिटी को डिफाइन करना, उसे बचाना और उसे मजबूत करना। और यह हमें एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक कहानी हमारी पहचान बनाने में कितनी ताकतवर हो सकती है? ग्रिम ब्रदर्स का काम तो यही बताता है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। सोचने वाली बात है ना? तो हमारा अगला टॉपिक है 19वीं सदी में यूरोप में भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। चलिए, इस एक्सप्लेनर में हम जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि उस दौर में यूरोप में आखिर चल क्या रहा था। देखिए, इस सफर में हम सबसे पहले यूरोप के उस मुश्किलों भरे डेकेड को समझेंगे जिसने इन विद्रोह की जमीन तैयार की। फिर हम सीधा 1848 में पेरिस की सड़कों पर चलेंगे, जहां एक क्रांति ने एक रिपब्लिक को जन्म दिया। उसके बाद हम सिलीजिया के वीवर्स के संघर्ष की कहानी सुनेंगे और बिल्कुल आखिर में हम इन सभी घटनाओं से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सीख पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यूरोप का कठिनाइयों से भरा दशक। ये एक ऐसा दौर था, आप समझिए, जहां असंतोष हवा में घुला हुआ था और विद्रोह के बीज पनप रहे थे। तो 1830s का जो डेकेड था ना, वो यूरोप के लिए बहुत बहुत मुश्किल था। आर्थिक परेशानियां चारों तरफ थीं। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो पॉपुलेशन भाई जबरदस्त बढ़ गई थी। इसका असर ये हुआ कि जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे और जॉब्स कम। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे थे और वहां ओवरक्राउडेड स्लम्स में रहने को मजबूर थे। ऊपर से इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, उनसे लोकल प्रोड्यूसर्स का, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, काम ठप हो गया था। और किसान
वो तो अभी भी फ्यूडल ड्यूज यानी जमींदारी के बोझ तले दबे हुए थे। और इसकी वजह से एक चीज सामने आई जिसे कहते हैं पॉपुलिज्म। अब ये पॉपुलिज्म है क्या, बस इतना समझिए, एक साल फसल खराब हो गई या फिर बस फूड प्राइसेस बढ़ गए और बस चाहे शहर हो या गांव, हर तरफ भयंकर गरीबी फैल जाती थी। इतनी गरीबी कि लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। ये जो लाइन है ना, मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, ये उस दौर की पूरी कहानी बस एक सेंटेंस में बता देती है। सोचो, काम ढूंढने वाले हजारों और नौकरियां बस गिनती की। इससे क्या होगा? लोगों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ बढ़ रहा था। तो जब इतना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जमा हो जाता है तो क्या होता है? वो फटता है। और बिल्कुल यही हुआ। साल था 1848 और इस विद्रोह का सेंटर बना पेरिस। लोगों के सब्र का बांध आप कह सकते हैं बिल्कुल टूट चुका था। और चीजें इतनी तेजी से बदली ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए, 1848 के स्टार्ट में पूरे पेरिस में खाने की कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर था। फिर आया फरवरी का महीना और लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बैरिकेड्स लग गए। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि किंग लुई फिलिप को भाई भागना पड़ा। और बस उनके जाते ही फ्रांस की किस्मत बदलने वाली थी। सो राजा तो भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था फ्रांस में मोनार्की का एंड, एक नई पॉलिटिकल एरा की शुरुआत। इस एक विद्रोह ने, आप सोचिए, देश की पूरी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। तो अब नई नेशनल असेंबली आई और उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक यानी गणराज्य डिक्लेयर कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ बड़े रेवोल्यूशनरी वादे किए, जैसे सभी अडल्ट मेल्स को वोटिंग का राइट दे दिया, जिसे हम सफ्रेज कहते हैं। फिर उन्होंने राइट टू वर्क गारंटी किया, यानी काम का अधिकार, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी सेटअप किए गए। ये जो 21 साल की वोटिंग एज थी ना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोचो, उस जमाने में 21 साल से ऊपर के हर मेल को वोट का राइट दे देना, ये डेमोक्रेसी की तरफ एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बोल्ड स्टेप था। इसने एक तरह से आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स के दरवाजे खोल दिए। लेकिन कहानी सिर्फ पेरिस की नहीं है। ये जो आग थी ना, ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल रही थी। ऐसी ही एक और चिंगारी भड़की सिलेजिया में, और ये कहानी है वहां के वीवर्स की, उनकी मेहनत और उनके एक्सप्लॉयटेशन की। वहां एक जर्नलिस्ट थे, विल्हेल्म वुल्फ। उन्होंने जो देखा ना, वो दिल दहला देने वाला था। उनके शब्दों में ही सुनिए। यहां वर्कर्स की हालत एक्सट्रीम है। नौकरी की उनकी जो डेस्परेट जरूरत है, उसका फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स उठा रहे हैं और उनसे जो माल ऑर्डर करते हैं उसकी कीमत कम करते जा रहे हैं। आप इन शब्दों से उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। तो इतना एक्सप्लॉयटेशन, इतना शोषण, इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली एक रिवोल्ट। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि इन वीवर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ आखिर किया क्या। तो चलिए इस पूरे रिवोल्ट को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वीवर्स की एक बड़ी भीड़ अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंची और उन्होंने बस अपने वेजेस बढ़ाने की मांग की। सिंपल। लेकिन उन्हें जवाब में क्या मिला? स्कॉन और थ्रेट्स, मतलब अपमान और धमकियां। बस इसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। एक ग्रुप ने घर में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, दूसरे ग्रुप ने स्टोर हाउस से सारा कपड़ा लूट लिया। कॉन्ट्रैक्टर तो डर के मारे भाग गया, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर आर्मी के साथ वापस लौटा। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ट्रेजिक था। आर्मी और वीवर्स के बीच टकराव हुआ और इसमें 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। 11 लोगों की मौत। उनका जो प्रोटेस्ट था, उनकी जो बेहतर जिंदगी की लड़ाई थी, उसे बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया। तो एक तरफ पेरिस का पॉलिटिकल अपराइजिंग, दूसरी तरफ सिलेजिया का वीवर्स रिवोल्ट। इन दो अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस की टेक अवे को समझते हैं हमारे फाइनल सेक्शन में। तो देखिए यहां से हमने क्या सीखा। 3 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। नंबर 1, 19th सेंचुरी यूरोप में जितने भी पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक डेस्परेशन थी, यानी आर्थिक तंगी। नंबर 2, ये प्रोटेस्ट अलग अलग तरह के थे। कहीं जैसे पेरिस में ये एक बड़ा पॉलिटिकल अपराइजिंग बन गया, तो कहीं जैसे सिलेजिया में ये एक स्पेसिफिक लेबर रिवोल्ट था। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, इन रिवोल्ट से बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते थे। जैसा कि हमने फ्रांस में देखा, एक पूरा रिपब्लिक बन गया और लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए। और ये सारी कहानियां हमें एक आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर कोई भी सोसाइटी टूटने से पहले कितना प्रेशर झेल सकती है? तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है दी 1848 लिबरल रेवोल्यूशन। तो आइए सीन को समझते हैं। साल है 1848 और पूरे यूरोप में ना एक अजीब सी बेचैनी है। एक साथ 2 अलग अलग विद्रोह चल रहे हैं।
एक तरफ है गरीब, बेरोजगार, भूख से परेशान किसान और मजदूर, और उनके पैरेलल एक और क्रांति चल रही है जिसे लीड कर रहे थे पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। और जैसा अक्सर होता है, इस पूरी आग को हवा मिली फ्रांस से। फरवरी 1848 में वहां एक बहुत बड़ी घटना हुई। राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उसकी जगह एक रिपब्लिक यानी गणराज्य डिक्लेयर कर दिया गया। पर यह कोई मामूली रिपब्लिक नहीं था। इसमें सभी अडल्ट मेल्स को वोट करने का अधिकार दिया गया। सोच के देखिए, उस जमाने के लिए यह कितनी रेवोल्यूशनरी बात थी। और जैसे ही यह खबर यूरोप में फैली, जर्मन रीजन्स जैसे इलाकों में लिबरल्स को एक नया जोश मिल गया। याद रखिएगा, उस वक्त तक जर्मनी एक देश नहीं था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो ये लिबरल्स आखिर चाहते क्या थे? उनका जो मेन आइडिया था उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में वो एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते थे जो राजा की मर्जी से नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर चले। यानी देश का एक लिखा हुआ संविधान हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस को आजादी हो कि वो कुछ भी लिख सके, और लोगों को आजादाना तौर पर एसोसिएशंस यानी संगठन बनाने का हक। तो उनकी कोर डिमांड्स क्या थीं? आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक बिखरा हुआ नहीं बल्कि एक यूनिफाइड नेशन स्टेट। फिर उस देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा एक पार्लियामेंट जिसमें जनता के चुने हुए लोग बैठें। और इन सब के साथ साथ दो सबसे जरूरी आजादियां, फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली मिडिल क्लास अपने लिए एक ऐसी सिस्टम चाहती थी जो कानून के राज पर आधारित हो। तो इन सारे आइडियाज को, इन डिमांड्स को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया गया? यहां से शुरू होती है कहानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। ये एक ऐतिहासिक कोशिश थी, एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने की दिशा में पहला सबसे बड़ा कदम। अच्छा, तो ये पार्लियामेंट बना कैसे? 1848 की शुरुआत में अलग अलग शहरों से प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और अमीर कारीगर सब फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए जाएंगे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 18 मई 1848, जब चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक ग्रैंड प्रोसेशन में सेंट पॉल चर्च की तरफ मार्च किया। और कितने लोग थे इस पार्लियामेंट में? 831। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 831 चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्होंने मिलकर पूरे जर्मनी के लिए पहली फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई। उस दौर में जब हर जगह राजाओं का शासन था, ये डेमोक्रेसी की तरफ एक जबरदस्त हिम्मत वाला कदम था। और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, एक नया संविधान लिखना, एक ऐसे जर्मन राष्ट्र के लिए जिसका हेड तो एक राजा ही होगा, लेकिन वो राजा पार्लियामेंट के नीचे काम करेगा। पावर अब राजा के हाथ में नहीं बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होगी। क्या कमाल का आइडिया था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां पर ट्विस्ट था जनता की पावर और रॉयल पावर के बीच एक आमना सामना। पार्लियामेंट के सपने राजशाही की जमीनी हकीकत से टकरा गए। तो पार्लियामेंट ने अपनी मेहनत पूरी की, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और इसके बाद सारे डेप्यूटीज प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के पास गए और उन्हें जर्मन सम्राट का ताज ऑफर किया, इस शर्त पर कि वो इस नए संविधान के अनुसार शासन करेंगे। और राजा ने क्या किया? उसने वो ताज साफ ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं तुम लोगों से एक इलेक्टेड असेंबली से ताज क्यों लूं? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिला लिया और इस चुनी हुई असेंबली का ही विरोध करना शुरू कर दिया। ये पार्लियामेंट के सपनों पर एक सीधा हमला था। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कोशिश, इतना जोश आखिर फेल क्यों हो गया? राजा के इनकार के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा सपना बिखर गया? चलिए इसके पीछे के कारणों को आराम से समझते हैं। देखिए ये कैसे एक एक करके गिरा। पहला झटका तो राजा ने दिया। इससे अमीर लोगों यानी एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री को हिम्मत मिल गई, वो भी खुलकर विरोध में आ गए। फिर पार्लियामेंट ने खुद एक गलती कर दी। उन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स की मांगों को सुनने से इनकार कर दिया। बस उनका जो पॉपुलर सपोर्ट था वो भी चला गया। और जब जनता का सपोर्ट ही नहीं रहा तो आखिर में ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। खेल खत्म। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पहलू है, और वो है महिलाओं का रोल। वो इस रेवोल्यूशन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। ये स्लाइड इस दौर के एक बहुत बड़े विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाती है। देखिए, एक तरफ महिलाएं अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रही हैं, अखबार शुरू कर रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें वोट देने का अधिकार तक नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में उनकी एंट्री भी सिर्फ एक दर्शक, एक ऑब्जर्वर के तौर पर। यह तस्वीर इस बात को और साफ कर देती है। उस ऐतिहासिक सेंट पॉल चर्च में जहां देश का भविष्य लिखा जा रहा था,
वहां महिलाओं की जगह कहां थी? ऊपर, विजिटर्स गैलरी में। बस खड़े होकर देखते रहो। कितनी अजीब बात है ना कि आजादी की लड़ाई में आधे लोगों को आजादी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ बेकार गया, पार्लियामेंट फेल हो गया, सपने टूट गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि 1848 की इस हार ने आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जीत की नींव रखी थी। चलिए इस रेवोल्यूशन की असली विरासत को देखते हैं। यह सबसे क्रूशियल पॉइंट है। माना कि कंजर्वेटिव ताकतों ने इस आंदोलन को कुचल दिया था, लेकिन वो टाइम को पीछे नहीं घुमा पाए। द ओल्ड ऑर्डर वॉज गॉन फॉर गुड। राजाओं को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अब चीजें बदलनी पड़ेंगी, लोगों को कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी, वरना जनता बार बार विद्रोह करेगी। और इसी डर की वजह से धीरे धीरे वही बदलाव आने लगे जिनके लिए लिबरल्स लड़ रहे थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य और रशिया में सर्फडम यानी बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। 1867 में हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता दे दी। तो देखा आपने, हार कर भी रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज जीत रहे थे। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर 1848 के इन क्रांतिकारियों के आइडियाज आखिर में जीत ही गए और उन्हीं के दबाव में इतने बड़े बड़े सुधार हुए, तो क्या हम उन्हें सच में फेल्ड कह सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। तो हमारा अगला टॉपिक है लिबर्टी और इक्वालिटी, यानी कि आजादी और समानता। चलिए सीधा इस सवाल में घुसते हैं कि आखिर 19th सेंचुरी यूरोप में महिलाओं के लिए इन बड़े बड़े शब्दों का असली मतलब क्या था। पता ही ये कोई मामूली बहस नहीं थी, इसने पूरे दौर को आप समझ लीजिए हिला के रख दिया था। सबसे बड़ा सवाल यही था। पूरे यूरोप में उस वक्त लिबरल रेवोल्यूशंस की एक लहर सी चल रही थी। हर कोई आजादी की, अपने अधिकारों की बात कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस आजादी और बराबरी को डिफाइन कौन करेगा? और सबसे जरूरी बात, क्या यह सिर्फ मर्दों के लिए थी? यह सवाल उस दौर का, आप कह सकते हैं, सबसे अहम सियासी और सामाजिक मुद्दा बन गया। अच्छा, इस बहस को ठीक से समझने के लिए ना, चलिए सबसे पहले एक बहुत पावरफुल नजरिए को देखते हैं। यह सोच थी कार्ल वेल्कर की। वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के एक चुने हुए मेंबर थे और उनकी आवाज इसलिए मायने रखती थी क्योंकि उनकी सोच उस वक्त के कई पढ़े लिखे लिबरल पुरुषों की सोच थी। तो वेल्कर की दलील का आधार क्या था? जैसा आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, उनका मानना था कि सब कुछ नेचर यानी कुदरत ने ही तय किया है। उनके हिसाब से कुदरत ने मर्द और औरत को अलग अलग बिल्कुल स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया है और इस नेचुरल ऑर्डर को बदलना उनके लिए बिल्कुल गलत होगा। अब ये स्लाइड देखिए, ये वेल्कर की पूरी सोच को ना एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जरा गौर कीजिए, उन्होंने दोनों के बीच कितना अजीब, कितना शार्प कॉन्ट्रास्ट बनाया है। एक तरफ है मर्द, मजबूत, निडर, आजाद, जिसका काम क्या है? परिवार की रक्षा करना, प्रोवाइडर बनना, और हाँ, पब्लिक स्फीयर मतलब घर के बाहर की दुनिया में एक्टिव रहना। और फिर दूसरी तरफ है औरत, जिसे वो कैसे देखते हैं? कमजोर, मर्द पर पूरी तरह निर्भर, डरपोक, जिसको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है और जिसका एक ही स्थान है घर। और इस पूरी सोच का अंत इस आखिरी सवाल से होता है जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। वेल्कर कहते हैं, क्या हमें इससे ज्यादा सबूत की जरूरत है कि इन फर्कों को देखते हुए दोनों में बराबरी सिर्फ परिवार की हार्मनी को खतरे में डालेगी और उसकी गरिमा को नष्ट कर देगी? सोच के देखिए, उनके लिए इक्वालिटी एक खतरा थी, सोशल ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट। लेकिन एक मिनट, क्या लिबर्टी का मतलब सिर्फ आधी इंसानियत के लिए था? क्या सभी लोग इस नेचुरल ऑर्डर की बात से सहमत थे? बस इसी सवाल ने इस पूरी बहस में आग लगा दी और जवाब था बिल्कुल नहीं। और उस आग की एक सबसे बड़ी चिंगारी थी लुईस ऑटो पीटर्स। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, उन्होंने एक विमेंस जर्नल यानी एक महिला पत्रिका की शुरुआत की थी। उनकी आवाज वेल्कर जैसे विचारों के लिए एक सीधी, एक डायरेक्ट चुनौती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन की भी स्थापना की। जैसा कि आप इस स्लाइड पर इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हैं, यह एक ऐसा संगठन था जिसका मकसद था महिलाओं के सियासी अधिकारों और उनके सामाजिक विकास के लिए लड़ना। आप सोचिए, उस जमाने में ऐसा करना कितना क्रांतिकारी, कितना रेवोल्यूशनरी कदम रहा होगा। अपने अखबार के पहले ही एडिटोरियल में उन्होंने एक आग उगलने वाला सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, आइए उन मर्दों से पूछते हैं जो लिबर्टी के लिए जीने और मरने के ख्यालों से भरे हैं कि उनमें से कितने असल में सारे लोगों, सभी इंसानों की आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये एक सीधा आरोप था कि मर्दों की आजादी की लड़ाई कहीं न कहीं आधी अधूरी और मतलबी है। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी। उनके अखबार का पहला इशू, जैसा आप देख सकते हैं, 21 अप्रैल 1849 को पब्लिश हुआ।
इस तारीख ने इस पूरी बहस को एक नया मंच दे दिया, एक नई आवाज दे दी। और फिर यहां आती है उनकी सबसे सबसे पावरफुल दलील। वो कहती हैं, लेकिन आजादी तो इंडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता। सोचिए इसका मतलब कितना गहरा है। उनका पॉइंट ये था कि जो मर्द खुद को आजाद कहते हैं, उन्हें यह बर्दाश्त ही कैसे हो सकता है कि उनके चारों तरफ अनफ्री यानी गैर आजाद लोग हों। यू सी, द क्रूशल पॉइंट यही है, जब तक सब आजाद नहीं होते तब तक कोई भी सच में आजाद नहीं हो सकता। ये विचार सिर्फ एक्टिविस्ट्स और पॉलिटिशियंस तक सीमित नहीं थे। जून 1850 में एक अनोनिमस यानी गुमनाम नागरिक ने एक चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि आम लोग भी इस बहस से जुड़ रहे थे और उनके अंदर एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। इस स्लाइड पर पॉइंट बाय पॉइंट उस चिट्ठी का सारांश है। ये उस दौर की महिलाओं की सच्चाई बताता है। देखिए, उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार था, वो जिम्मेदारियां निभाती थी, देश को चलाने में पूरा योगदान देती थी, लेकिन उन्हें वो सियासी अधिकार नहीं दिए जाते थे जो मर्दों को हासिल थे। ये तो साफ साफ एक धोखा था। और ये कोट उस गुस्से को आवाज देता है। ये अन्याय क्यों? क्या ये शर्म की बात नहीं कि एक मूर्ख से मूर्ख पशु चरवाहे के पास भी वोट का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि वो एक आदमी है, जबकि बेहद काबिल और काफी संपत्ति की मालकिन महिलाओं को इस हक से दूर रखा गया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस वक्त के सिस्टम पर एक करारा तमाचा था। तो इस पूरी चर्चा में हमने 3 अलग अलग बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे। आइए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देता है। सबसे पहला, ट्रेडिशनलिस्ट व्यू, जिसके प्रतिनिधि हैं कार्ल वॉल्कर। उनकी कोर आर्ग्यूमेंट क्या थी? कि समानता परिवार और समाज को बर्बाद कर देगी। फिर दूसरा, आइडियलिस्ट व्यू, जिसका चेहरा है लुईस ऑटो पीटर्स। उनका आदर्श क्या था? कि आजादी को बांटा नहीं जा सकता, सबकी आजादी जरूरी है। और आखिर में तीसरा, प्रैग्मैटिस्ट व्यू, जो उस अन्नाम नागरिक की आवाज है। उनकी दलील सिंपल लॉजिक पर बेस्ड थी। ये अन्याय है और बिल्कुल इलॉजिकल है कि योगदान देने वाली महिलाओं को अधिकार ना मिले। हमारा अगला विषय है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1848 के बाद ना यूरोप में नेशनलिज्म का यानी राष्ट्रवाद का पूरा चेहरा ही बदल गया। मतलब जो चीज पहले डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी, अब कंजर्वेटिव्स के हाथ का एक अहम हथियार बन गई। वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप पर अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल करने के लिए। इस दौर में जर्मनी को एक करने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते सामने आए। पहला रास्ता था 1848 का, जिसे हम लिबरल इनिशिएटिव कहते हैं। इसमें मिडिल क्लास जर्मन्स ने कोशिश की थी कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के जरिए अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाया जाए। लेकिन एक दूसरा और ज्यादा पावरफुल रास्ता भी था, जो मोनार्की और मिलिट्री फोर्स यानी सेना की ताकत पर चल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, लोगों द्वारा देश बनाने का ये सपना टूट गया, इसे कुचल दिया गया। और किसके द्वारा? वही पुरानी ताकतें, मोनार्की यानी राजा, मिलिट्री यानी सेना, और एक नया नाम याद रखिएगा, जंकर्स। ये थे प्रशिया के बड़े बड़े जमींदार। इन तीनों ने मिलकर इस मूवमेंट को दबा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, सत्ता कौन छोड़ना चाहता है। तो जब लोगों की ये कोशिश फेल हो गई, तब आगे आया प्रशा। उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की इस पूरी मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली। अब साफ हो गया था कि देश को एक करने का काम जनता नहीं बल्कि एक स्टेट करेगा। और इस पूरे प्रोसेस का जो मास्टरमाइंड था, जो आर्किटेक्ट था, वो था प्रशा का चीफ मिनिस्टर ऑटो फॉन बिस्मार्क। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उन्हें लोगों के वोट या सहयोग पर कोई भरोसा नहीं था। उनका प्लान पूरी तरह से प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की ताकत पर टिका हुआ। यहाँ चलिए जंकर्स को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जंकर्स असल में प्रशिया के बड़े और बेहद शक्तिशाली जमींदार थे। ये लोग मोनार्की और मिलिट्री के कट्टर समर्थक थे। आप कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट ने ही बिस्मार्क के मिलिट्री लेड प्लान को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। देखिए, बिस्मार्क का यूनिफिकेशन का तरीका बातचीत या समझौते का था ही नहीं। उनका तो सीधा मानना था कि देश आयरन एंड ब्लड यानी लोहे और खून से बनता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, जर्मन यूनिफिकेशन जंग के जरिए ही पूरा किया जाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बिस्मार्क ने सोचा था। सिर्फ 7 सालों के अंदर 3 बड़ी डिसाइसिव जंगें लड़ी गई। सोच के देखिए,
1864 में डेनमार्क के साथ, फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और आखिर में 1870-71 में फ्रांस के साथ। और नतीजा, हर बार प्रशन विक्ट्री। इन्हीं जीतों ने एक एक करके जर्मनी के यूनिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया। इन जीतों के बाद यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल आया, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसका जश्न जर्मनी में नहीं बल्कि उनके हारे हुए दुश्मन फ्रांस के शाही महल पैलेस ऑफ वर्साई में मनाया गया। यह अपने आप में एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट था पूरे दुनिया के लिए। जरा उस दिन को इमेजिन कीजिए, 18 जनवरी 1871 की हड्डियों तक ठंड पहुंचाने वाली सुबह थी। जगह थी पैलेस ऑफ वर्साई का मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स, जिसे उस सुबह गर्म भी नहीं किया गया था। उसी ठंडे माहौल में एक नए देश का सूरज उगने वाला था। अब गौर कीजिए कि उस हॉल ऑफ मिरर्स में कौन लोग इकट्ठा हुए थे। वहां जर्मन स्टेट्स के राजकुमार थे, आर्मी के बड़े बड़े अफसर थे, प्रशिया के जरूरी मिनिस्टर्स थे और सबसे आगे थे चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। यहां कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन था। और फिर उसी हॉल ऑफ मिरर्स में वो ऐलान हुआ जिसका सबको इंतजार था, द न्यू जर्मन एम्पायर इज प्रोक्लेम्ड। और इस नए साम्राज्य का हेड कौन बना? उसका काइजर यानी एम्परर बनाया गया प्रशा के ही राजा विलियम फर्स्ट को। सोचने वाली बात है, प्रशा का राजा अब पूरे जर्मनी का सम्राट था। पावर का कंसोलिडेशन देखिए। इस ऐतिहासिक पल को एंटोन फॉन वर्नर ने एक विशाल पेंटिंग में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस पेंटिंग में हम साफ देख सकते हैं कि सेंटर में काइजर विलियम आए और प्रशियन आर्मी के चीफ कमांडर जनरल वॉन रून खड़े हैं। उनके पास ही सफेद यूनिफॉर्म में ऑटो फोन बिस्मार्क खड़े हैं। ये 2.7 मीटर बाय 2.7 मीटर की पेंटिंग असल में बिस्मार्क को उनके 70वें बर्थडे पर गिफ्ट की गई। तो इस पूरे यूनिफिकेशन से क्या साबित हुआ? यही कि जर्मनी को ताकत से एक किया गया था। इस नए स्टेट पर प्रशियन पावर का पूरा दबदबा था और अब इस नए देश का फोकस नेशन को मॉडर्नाइज करने पर था, जिसके लिए प्रशियन प्रैक्टिसेस को ही बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल, एक टेम्पलेट बना दिया गया। और इस मॉडर्नाइजेशन में कई जरूरी चीजें शामिल थीं। पूरे देश में एक नई करेंसी लागू की गई, बैंकिंग सिस्टम को सुधारा गया और सबसे इम्पोर्टेंट लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम्स यानी कानूनी और न्यायिक प्रणालियों को पूरे देश में एक जैसा बनाया गया। ये प्रशियन मॉडल पर आधारित एक मजबूत और मॉडर्न जर्मनी की नींव थी। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, तो आखिर होता क्या है जब एक राष्ट्र वोट से नहीं बल्कि जीत से बनता है? इसके दूरगामी परिणाम, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ इटली, द यूनिफिकेशन। आपको जर्मनी की कहानी याद है, कैसे वो बिखरा हुआ था? बिल्कुल वैसे ही इटली का भी एक लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का। सदियों तक ये एक देश था ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग छोटे बड़े हिस्सों में टूटा हुआ था। तो सोचिए 19th सेंचुरी के बीच में इटली कैसा दिखता था? एक देश? बिल्कुल नहीं, ये तो 7 अलग अलग स्टेट्स का एक पैचवर्क जैसा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर पर विदेशी ताकतों का राज था। नॉर्थ पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का कंट्रोल था, सेंटर को पोप रूल करते थे और सदर्न हिस्सा स्पेन के बर्बन किंग्स के अंडर आते थे। इन 7 में से सिर्फ एक स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट था जिसे एक इटालियन राजघराना चलाता था। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए एक खास टर्म है, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि एक रीजन छोटे छोटे अक्सर आपस में लड़ने वाले पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा हुआ है और उसके ऊपर कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। यही इटली के यूनिफिकेशन के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ था। और सुनिए, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का या पॉलिटिक्स का नहीं था, प्रॉब्लम इससे भी गहरी थी। आप सोचिए, वहां एक कॉमन इटालियन लैंग्वेज तक नहीं थी। हर इलाके की अपनी अलग बोली, अलग डायलेक्ट था। नॉर्थ में बोला जाने वाला इटालियन साउथ के इटालियन से इतना अलग हो सकता था कि शायद वो एक दूसरे को ठीक से समझ भी ना पाए। तो इस बिखरे हुए इटली को जोड़ने का सपना सबसे पहले किसने देखा? यहां आते हैं हमारे पहले हीरो, जुजेप्पे मजीनी। उन्हें द सोल ऑफ इटली भी कहते हैं, इटली की आत्मा। 1830s के दौर में मज्जीनी ने एक पूरा कोहेरेंट प्रोग्राम तैयार करने की कोशिश की और उनका गोल सिर्फ इटली को जोड़ना नहीं था, बल्कि एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाना था। इस रिपब्लिक शब्द पर ध्यान दीजिए, यानी जनता का राज। ये उस वक्त के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अब अपने इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इसका नाम था यंग इटली और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालो और एक यूनिफाइड रिपब्लिकन इटली की स्थापना करो। लेकिन मजीनी का जो तरीका था वो था क्रांति का,
रेवोल्यूशन का, और उनकी जो कोशिशें थी 1831 और 1848 में, वो बदकिस्मती से फेल हो गईं। इन फेलियर्स के बाद यह साफ हो गया कि शायद ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब किसी और के कंधों पर आने वाली थी। और यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है चीफ मिनिस्टर कैवोर की। अगर मजीनी सोल थे तो कैवोर को द ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है, इटली का दिमाग। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मेज़िनी जो एक आइडियलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, एक डेमोक्रेट जो आम लोगों की ताकत में, पॉपुलर अपराइजिंग में बिलीव करते थे, और दूसरी तरफ कवूर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, एक डिप्लोमैट जो इटली के अमीर और पावरफुल एलीट क्लास से आते थे। और ये फैक्ट सुनिए, इससे आप उनके बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे। इटली के ज्यादातर वेल्दी एलीट्स की तरह चीफ मिनिस्टर कावूर इटालियन से कहीं ज्यादा बेहतर फ्रेंच बोलते थे। सोच सकते हैं, इटली को यूनाइट करने वाला इंसान आम आदमी की भाषा शायद ठीक से बोल भी नहीं पाता था। तो कावूर का प्लान क्रांति का नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजी का था, एक मास्टर प्लान। इसके बस 2 सिंपल लेकिन ब्रिलियंट स्टेप्स थे। पहला, फ्रांस के साथ एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैटिक अलायंस बनाओ। फिर दूसरा स्टेप, उसी अलायंस का फायदा उठाकर 1859 में नॉर्दर्न इटली से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दो। देखा, पॉलिटिक्स और जंग दोनों का परफेक्ट इस्तेमाल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। अब आते हैं हमारे तीसरे हीरो और शायद सबसे कैरिस्मेटिक, जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी। इन्हें कहा जाता है द सोर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार। गैरिबाल्डी की पॉपुलैरिटी का लेवल यह था कि उनके साथ रेगुलर आर्मी तो थी ही, लेकिन उनके एक बुलावे पर हजारों की संख्या में आर्म्ड वॉलंटियर्स, आम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। वो आम लोगों के हीरो थे। तो साल 1860 में गैरिबाल्डी ने एक बोल्ड मूव लिया। वो अपनी सेना लेकर सीधे साउथ इटली और किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज में मार्च कर गए। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला मिलिट्री कैंपेन था। और वो जीते कैसे? उनका सीक्रेट वेपन था आम किसानों का सपोर्ट। उन्होंने वहां के लोकल पेजेंट्स का विश्वास जीता, उन्हें अपने साथ जोड़ा और उन्हीं की मदद से स्पेनिश रूलर्स को वहां से भगा दिया। उनकी असली ताकत लोग थे। तो अब देखिए, तीनों पिलर्स अपनी जगह थे। मजीनी का सपना, काबूर का दिमाग और गैरिबाल्डी की तलवार। इन सब के बाद इटली तो बन गया, लेकिन क्या वो सच में एक नेशन बना? यही इस कहानी का सबसे अजीब और हैरान करने वाला हिस्सा है। पहले देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 1859 में कवूर ने फ्रेंच हेल्प से ऑस्ट्रिया को हराया। ठीक अगले साल 1860 में गैरिबाल्डी ने साउथ को आजाद करा दिया और उसके बस 1 साल बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। बूम बूम बूम, 3 साल में नया देश तैयार। लेकिन यहां है असली ट्विस्ट। इटली की जो ज्यादातर आबादी थी, जहां पढ़ना लिखना ना के बराबर था, उन्हें इस लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें खबर तक नहीं थी कि इटली नाम का कोई देश बन रहा है या नेशनलिज्म जैसी कोई चीज होती है। वो इस सबसे बिल्कुल अनजान थे। और इस बात का सबसे परफेक्ट और थोड़ा फनी एग्जाम्पल सुनिए। जिन किसानों ने साउथ में गैरिबाल्डी का इतना साथ दिया था, उन्होंने इटालिया नाम ही नहीं सुना था। उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि ला तालिया किंग विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों के लिए देश बन रहा है, उन्हें देश के नाम का मतलब ही नहीं पता। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर आप एक देश बना भी दें, लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को ये पता ही ना हो कि वो देश एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो देश सच में यूनाइटेड है? इज इट ट्रूली अ नेशन? सोचिएगा जरूर। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल यूनिफिकेशन। तो चलिए ब्रिटेन और इटली की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों देशों ने एक बनने के लिए बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा रास्ते चुने। सबसे पहले हम ब्रिटेन के इस कह सकते हैं अजीब केस को समझेंगे। देखिए, यहाँ का यूनिफिकेशन कोई अचानक हुई क्रांति या रेवोल्यूशन का नतीजा नहीं था, नहीं, बल्कि ये पावर से चलने वाला एक बहुत लंबा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कई बार जबरदस्ती किया गया प्रोसेस था। अच्छा, इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक आइडियल गोल है, मतलब एक ऐसी जगह जहां कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल बॉर्डर्स एक हो जाते हैं। बस इस आइडिया को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि ब्रिटेन की कहानी इस आइडियल से कितनी अलग। जैसा मैंने कहा, ये कोई एक रात में हुई रेवोल्यूशन नहीं थी। ये एक धीमी आग की तरह था, एक ऐसा प्रोसेस जो 1 सदी से भी ज्यादा चला।
शुरुआत हुई 1688 में जब इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर अपने हाथ में ली। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया गया और आखिर में 1801 के इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, आयरलैंड को फोर्सेबली यानी जबरदस्ती शामिल किया गया। तो साफ है ये कोई बराबरी का मिलन तो बिल्कुल नहीं था। तो सवाल उठता है, इस यूनिफिकेशन के पीछे का इंजन क्या था, ड्राइविंग फोर्स क्या थी? जैसा कि ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है, इसकी वजह थी इंग्लैंड की बढ़ती हुई दौलत और ताकत। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन अमीर और पावरफुल होता गया, उसने अपने पड़ोसियों वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जो 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन था ना, वो बराबरी की पार्टनरशिप से बहुत बहुत दूर था। असल में ये इंग्लैंड द्वारा स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व, अपनी डोमिनेंस थोपना था। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का ही बोलबाला रहा, जिससे स्कॉटलैंड की जो अलग पहचान थी, उनकी आवाज थी, उसको सिस्टमैटिकली मतलब एकदम प्लान के तहत दबा दिया गया। और ये स्लाइड पावर के इस्तेमाल की एक झलक दिखाती है कि एक ब्रिटिश आइडेंटिटी बनाने के लिए कितने कठोर, कितने हार्श तरीके अपनाए गए। ये कल्चर को मिलाने के बारे में नहीं था, ये दबाने के बारे में था। कैथोलिक समूहों पर अत्याचार हुआ, उनकी जो गैलिक भाषा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी नेशनल ड्रेस को बैन कर दिया गया और बहुत से लोगों को तो जबरदस्ती उनके घरों से, उनकी जमीन से निकाल दिया गया। ये यूनिफिकेशन था, पर कल्चरल इरेजर के जरिए। और यही डोमिनेंस का पैटर्न आगे चलकर आयरलैंड के साथ भी दोहराया गया। आयरलैंड एक ऐसा देश था जो पहले से ही कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच गहराई से बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट शासन का समर्थन किया और जब इस डोमिनेंस के खिलाफ एक विद्रोह हुआ जो कि फेल हो गया, उसके बाद 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब चलिए ब्रिटेन से निकलकर इटली की तरफ चलते हैं, जो देश निर्माण की एक बिल्कुल एकदम अलग कहानी पेश करता है। अगर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन स्टेट द्वारा चलाया गया एक धीमा डोमिनेंस का प्रोसेस था, तो इटली की कहानी थी आम लोगों की ज्वलंत क्रांति, एक आग की तरह फैली रेवोल्यूशन की कहानी। ब्रिटेन के केस से बिल्कुल अलग इटली के यूनिफिकेशन की कहानी आम लोगों के हीरोज, जाने माने फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है। और उस संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में थे इतिहास के सबसे कैरिज्मेटिक, सबसे प्रेरणा देने वाले क्रांतिकारियों में से एक, जुजेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का क्रांतिकारी सफर, बिलीव इट और नॉट, समुद्र में शुरू हुआ। एक युवा सेलर के रूप में वो नेशनलिस्ट लीडर मत्सिनी से मिले और यंग इटली मूवमेंट में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और वो सीधे एक्शन में कूद पड़े। एक साल बाद ही एक विद्रोह में हिस्सा लिया जिसने उन्हें साउथ अमेरिका में लंबे समय तक देश से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक यूनिफाइड इटली का उनका सपना वो कभी धुंधला नहीं हुआ और फिर 1860 में वो अपने लेजेंडरी अभियान को शुरू करने के लिए इटली लौटे, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। जरा इस बारे में सोचिए, उन्होंने एक पूरे देश को एक करने का सफर सिर्फ 1000, जस्ट 1000 वॉलंटियर्स के साथ शुरू किया था। लेकिन क्रांतिकारियों के इस छोटे से जत्थे ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया। जैसे जैसे वो सदर्न इटली से गुजरे, उनके साथ लोग जुड़ते चले गए और वो शुरुआती 1000 की सेना देखते ही देखते 30,000 वॉलंटियर्स की एक अविश्वसनीय, एक अनबिलीवेबल फौज में बदल गई। ये वॉलंटियर्स रेड शर्ट्स के नाम से मशहूर हो गए। उनकी वो लाल शर्ट, वो साधारण यूनिफॉर्म, इटालियन पॉपुलर अपराइजिंग और लोगों की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया। लेकिन इटली को एक करना सिर्फ आम जनता का समर्थन जीतने का मामला नहीं था। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी, एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी थी, शक्तिशाली पापल स्टेट्स, जिसमें रोम शहर भी शामिल था। और वो अकेले नहीं थे, उनकी रक्षा फ्रांस की प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड सेना कर रही थी। 1867 में गैरिबाल्डी और उनके रेड शर्ट्स ने रोम पर हमला किया। उनके पास जोश था, जज्बा था, देशभक्ति थी, लेकिन उनका ये जोश फ्रेंच और पेपल सैनिकों की संयुक्त मिलिट्री ताकत के आगे टिक नहीं पाया। वॉलंटियर्स की सेना अफसोस हार गई। तो यहाँ आता है कहानी में एक क्रूशल ट्विस्ट। इटली का यूनिफिकेशन गैरिबाल्डी की सेना ने नहीं, बल्कि कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स ने पूरा किया। हुआ ये कि 1870 में फ्रांस और प्रूशिया के बीच एक युद्ध छिड़ गया, जिसने फ्रांस को अपने सैनिक रोम से हटाने पर मजबूर कर दिया। और तभी जब शहर बिना रक्षा के रह गया, पैपल स्टेट्स आखिरकार एक यूनिफाइड इटली में शामिल हो पाए।
तो हमारे सामने एक देश बनने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग कहानियां हैं। चलिए उन्हें आमने सामने रखते हैं, साइड बाय साइड, ताकि ब्रिटिश और इटालियन मॉडल्स के बीच के मुख्य अंतर को हम ठीक से तोड़कर समझ सके। ये टेबल इस पूरे कंट्रास्ट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। तरीके में अंतर देखिए, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री एक्ट्स, जबकि इटली में आम लोगों का विद्रोह। और ड्राइविंग फोर्स, एक तरफ शक्तिशाली इंग्लिश स्टेट और दूसरी तरफ कैरिज्मेटिक क्रांतिकारी नेता। ये टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे और बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर नेशन बिल्डिंग के बीच एक साफ, एकदम क्लियर विभाजन। हमारा अगला विषय है फीमेल एलिगरीज ऑफ द नेशन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़े सवाल से कि भला एक देश को चेहरा कैसे दिया जाए। फिर हम एलिगरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम दो बहुत ही फेमस फिगर्स से मिलेंगे, फ्रांस की मैरियान और जर्मनी की जर्मेनिया। और आखिर में हम जर्मेनिया के सारे पावरफुल सिंबल्स के पीछे छुपे मीनिंग्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इसके कोर में चलते हैं। सोच के देखिए, 18th और 19th सेंचुरी का टाइम है। यूरोप में आर्टिस्ट के सामने एक अजीब सी प्रॉब्लम थी। उन्हें एक नेशन, एक देश जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को विजुअली रिप्रेजेंट करना था। अब आप ही सोचिए, आप एक देश को चेहरा कैसे देंगे? कंट्री कोई इंसान तो है नहीं जिसका आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। ये तो एक आइडिया है, एक एहसास है, एक सबकी मिली जुली पहचान है। तो इस भावना को एक तस्वीर में कैसे कैद किया जाए, ये एक बहुत ही गहरा सवाल था, है ना? तो आर्टिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा, पर्सोनिफिकेशन। यानी उन्होंने देश को एक इंसान की तरह, एक पर्सन के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। और इंटरेस्टिंगली ज्यादातर उन्होंने इसके लिए एक फीमेल फिगर, एक नारी को चुना। ये चॉइस ऐसी ही नहीं थी, इसके पीछे मदरहुड, प्रोटेक्शन और लिबर्टी जैसे आइडियाज जुड़े हुए थे। अब ये जो पर्सोनिफिकेशन का तरीका था ना, इसके पीछे एक खास आर्टिस्टिक टूल काम कर रहा था, जिसे हम कहते हैं एलिगरी। इसका काम ही है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक कॉन्क्रीट यानी एक ठोस रूप देना, जिसे हम अपनी आंखों से देख सके। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये एलिगरी है क्या चीज? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि अगर ये समझ गए तो सारी तस्वीरों का मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। बेसिकली एलिगोरी का मतलब है जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि आजादी, लालच या इंसाफ, उसको एक इंसान या किसी चीज की शक्ल दे देते हैं। इसमें हमेशा दो कहानियां चलती हैं, एक जो सामने दिख रही है यानी लिटरल मीनिंग, और दूसरी उसके पीछे छिपा हुआ गहरा सिंबॉलिक मतलब। और हाँ, ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं था उस वक्त। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आर्टिस्ट पहले से ही एलिगोरीज का खूब इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे लिबर्टी को दिखाने के लिए लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर, और जस्टिस यानी न्याय को तो हम आज भी वैसे ही इमेजिन करते हैं ना, आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए एक महिला। तो इसी पावरफुल आइडिया को इस्तेमाल करके आर्टिस्ट्स ने नेशंस को चेहरे दिए। और हमारी पहली एग्जाम्पल है फ्रांस से, जिसका नाम है मैरियान, जो पीपल्स नेशन की एलिगोरी बनी। फ्रांस में उन्होंने इस नारी रूप को नाम दिया मारियान। अब ये कोई रानी महारानी का नाम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही आम पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था। और इसके पीछे मैसेज बिल्कुल साफ था, फ्रांस अब किसी राजा का नहीं, बल्कि फ्रांस के आम लोगों का देश है। तो मैरियान दिखती कैसी थी? उनके जो भी सिंबल्स थे वो सब लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडियाज से ही लिए गए थे, जैसे कि लाल टोपी या तिरंगा जिसे हम ट्राइकलर कहते हैं, और एक कॉकेड जो उस टाइम क्रांति का सिंबल माना जाता था। और मैरियान सिर्फ तस्वीरों तक ही नहीं रही, उनके स्टैच्यूज शहर के बीचों बीच पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए। क्यों? ताकि लोगों को रोज नेशनल यूनिटी की याद आती रहे। उनकी तस्वीर सिक्कों पर छापी गई, स्टैम्प्स पर लगाई गई, ताकि वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। तो ये तो थी फ्रांस की कहानी। अब चलिए फ्रांस से चलते हैं पड़ोसी देश जर्मनी में। वहां भी बिल्कुल ऐसा ही एक पावरफुल सिंबल उभर कर आया। बिल्कुल वैसे ही जर्मेनिया जर्मन नेशन का चेहरा बन गई। उस दौर में जब जर्मनी एक होने की कोशिश कर रहा था, पॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही थी, तब जर्मेनिया ने लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी दी। जर्मनी का एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासन का, 1860 का। इसमें वो राइन नदी की रक्षा कर रही हैं और उनकी तलवार पर साफ साफ लिखा है द जर्मन सोर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, मतलब जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इससे उनका प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन जर्मानिया की तस्वीरों में सिर्फ तलवार ही नहीं है, वो तो सिंबल्स से भरी पड़ी हैं।
तो चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इन सिंबल्स के पीछे छुपे मीनिंग को डिकोड करते हैं। रेडी? सबसे पहले उनके ताज को देखिए। जर्मनिया हमेशा ओक यानी बलूत के पत्तों का ताज पहनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मन कल्चर में ओक के पेड़ को हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक माना जाता है। चलिए एक एक करके बाकी सिंबल्स को भी देखते हैं। उनके पास टूटी हुई जंजीरें हैं, जिसका मतलब है आजादी मिल गई। फिर उनके सीने पर एक कवच है जिस पर ईगल बना है। ये जर्मन एम्पायर की शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। ओक के पत्तों का ताज, जैसा हमने अभी बात की, हीरोइज्म का सिंबल है। हाथ में तलवार, ये दिखाती है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, उसी तलवार पर ऑलिव की डाली लिपटी हुई है, जिसका मतलब है कि हम शांति भी चाहते हैं। जो काला, लाल और सुनहरा तिरंगा है वो 1848 के लिबरल नेशनलिस्ट का झंडा था। और पीछे से जो उगते सूरज की किरणें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं एक नए दौर की शुरुआत का। देखा आपने कितने सारे मीनिंग्स एक ही तस्वीर। तो हमने देखा कि कैसे फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने अपनी पहचान को एक नारी का रूप दिया, और ये देखकर अपने देश के बारे में सोचने का मन करता है ना? हम सब ने भारत माता की तस्वीरें देखी हैं। क्या आपने कभी उनके सिंबल्स के बारे में सोचा है? उनके हाथ में क्या है, वो किस पर खड़ी हैं, ये सब क्या कहानी बताता है? ये हमें याद दिलाता है कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। हम उसे कैसे सोचते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सो हमारा अगला टॉपिक है नेशनलिज्म, द बाल्कन क्राइसिस। चलिए आज हम समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया नेशनलिज्म इतना बड़ा कारण बना कि पूरा यूरोप एक विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 19th सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर तक यानी लगभग 1875 के बाद नेशनलिज्म का जो मतलब था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका था। जो आइडिया पहले आजादी और यूनिटी का एक सिंबल हुआ करता था, अब वही आइडिया एक बहुत ही डेंजरस अग्रेसिव रूप ले चुका था। और ये नया रूप था क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक नैरो क्रीड बन गया था। मतलब एक ऐसी सोच जो बहुत ही लिमिटेड, बहुत संकुचित थी। इस नई नेशनलिज्म में अलग अलग ग्रुप से एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, एकदम इंटॉलरेंट हो गए थे और हमेशा, लिटरली हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है। लेफ्ट में देखिए, शुरू में अर्ली 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म कितना आइडियलिस्टिक था, लिबरल डेमोक्रेटिक था, उसका फोकस यूनिटी पर था। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ? राइट साइड पर देखिए, वही नेशनलिज्म एक नैरो क्रीड बन गया, इनटॉलरेंट हो गया और हमेशा, ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। सोचने वाली बात है, एक ही आइडिया पर उसका रिजल्ट कितना अलग हो गया। तो ये जो नया डेंजरस नेशनलिज्म था, इसका सबसे एक्सप्लोसिव असर कहां हुआ? चलिए उस जगह पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉल्कन्स की। उस वक्त बॉल्कन्स को यूरोप का पाउडर केक कहा जाता था, यानी बारूद का एक ऐसा ढेर जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो एक सिंपल सा सवाल उठता है, 1871 के बाद यूरोप में ये जो नेशनलिस्ट टेंशन बढ़ रहा था, उसका सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस सोर्स कौन सी जगह थी? क्या लगता है आपको? वेल, इसका जवाब सिर्फ एक ही है, द बॉल्कन्स। बिल्कुल, यूरोप का ये छोटा सा इलाका उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब थी। बस टिक 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 फटने ही वाली थी। अच्छा, तो ये बाल्कन रीजन आखिर है क्या? यहां आप देखिए, आज के जो देश हैं जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, ये सब उस वक्त इस रीजन का हिस्सा थे। ज्योग्राफिकली और एथनिकली, मतलब अलग अलग जातियों के हिसाब से, ये बहुत ही डाइवर्स एरिया था। यहाँ के रहने वाले लोगों को मोटा मोटा स्लाव्स कहा जाता था। अब ये स्लाव आइडेंटिटी उन्हें जोड़ती भी थी, लेकिन इसी वजह से उनके बीच टेंशन्स भी बहुत थे। सवाल यह है कि ये रीजन इतना एक्सप्लोसिव, इतना वॉलेटाइल था क्यों? देखिए, 3 बड़े कारण थे। नंबर 1, ऑटोमन एम्पायर, जो सदियों से यहां राज कर रहा था, अब कमजोर हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था। नंबर 2, रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जो यूरोप में फैल रहा था, वो यहां भी पहुंच गया। इसने लोगों को अपनी आइडेंटिटी और आजादी के लिए इंस्पायर किया। और इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ? नंबर 3, वहां के लोगों ने, अलग अलग नेशनैलिटीज ने अपनी लॉन्ग लॉस्ट फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इनकी लड़ाई सिर्फ कमजोर होते ऑटोमन एम्पायर से नहीं थी। नहीं, ये जो नए बाल्कन स्टेट्स बन रहे थे, ये आपस में ही एक दूसरे से फियर्सली जेलस थे। हर स्टेट चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हासिल कर ले, भले ही उसके लिए दूसरे स्टेट का नुकसान क्यों ना हो। और अब जानते हैं, जब आग पहले से लगी हो तो कुछ लोग उसमें घी डालने आ ही जाते हैं। यहां पर यह काम किया यूरोप की बड़ी ताकतों ने, द ग्रेट पावर्स। उनके अपने ग्रेट गेम्स, उनके अपने इंटरेस्ट ने इस आग को और भड़का दिया। बिल्कुल,
यहां पर मेन पॉइंट समझिए, यूरोप की जो बड़ी पावर्स थी ना, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, उन्होंने बाल्कन के लोगों की आजादी की इच्छा को, उनके नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट किया। क्यों? अपने इंपीरियलिस्ट एम्स पूरे करने के लिए। उन्होंने इन छोटे देशों को बस अपनी शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। और ये टेबल देखिए, इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रो हंगरी, सबका गोल एक ही था, बाल्कन्स में अपने राइवल्स को काउंटर करना और अपना कंट्रोल बढ़ाना। बेसिकली हर बड़ी पावर इस रीजन पर अपना दबदबा चाहती थी, और इस चक्कर में इनकी आपस की राइवलरी ने इस पूरे मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो इन सब चीजों का अंजाम क्या हुआ? ये सारे टेंशन्स, ये आग, ये राइवलरी, इन सब ने मिलकर क्या किया? ये हमें सीधे ले जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रास्ते पर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल डिजास्टर में बदल गया। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है डोमिनो इफेक्ट। जरा सोचिए, पहला डोमिनो गिरा, बाल्कन स्टेट्स आपस में टेरिटरी के लिए लड़ने लगे। फिर दूसरा डोमिनो, ग्रेट पावर्स ने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इंटरफेयर किया। इससे तीसरा डोमिनो गिरा, इनकी राइवलरी की वजह से कई रीजनल वॉर्स शुरू हो गए। और फिर बूम, आखिरी डोमिनो, सारा सिस्टम एक साथ कोलैप्स हुआ और एक्सप्लोड हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ये लाइन, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ मिल गया तो उसने 1914 में यूरोप को डिजास्टर की तरफ ढकेल दिया। इससे बेहतर समरी हो ही नहीं सकती। दो पावरफुल आइडियाज, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, जब एक साथ आए तो नतीजा तबाही था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नेशनलिज्म का असर सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं रहा। इसकी एक ग्लोबल लेगेसी है, एक ऐसी विरासत जो पूरी दुनिया में फैली। और ये एक बिल्कुल अलग तरह की स्ट्रगल थी। और यहां की आयरनी देखिए, कितनी कमाल की बात है। जिस नेशनलिज्म के आइडिया को इस्तेमाल करके यूरोपियन पावर्स ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, अब वही आइडिया उनके खिलाफ एक हथियार बन गया। दुनिया भर की कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स शुरू हो गए, और उनकी इंस्पिरेशन क्या थी? वही अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिट। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। लेफ्ट साइड पर है यूरोपियन नेशनलिज्म, जिसका इस्तेमाल हुआ इंपीरियल डोमिनेशन के लिए, दूसरों पर राज करने के लिए। और राइट साइड पर है एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, जिसका इस्तेमाल हुआ आजादी के लिए लड़ने के लिए। देखा आपने, आइडिया एक, नेशनलिज्म, लेकिन उसके मकसद बिल्कुल ऑपोजिट। तो इन सब का लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये था कि नेशन स्टेट का आइडिया, मतलब ये सोच कि हर सोसाइटी को, हर ग्रुप ऑफ पीपल को अपने नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये आइडिया पूरी दुनिया में नेचुरल और यूनिवर्सल मान लिया गया। हम आज जिस तरह की दुनिया देखते हैं ना, जहां अलग अलग देश हैं, उसकी बुनियाद यही आइडिया है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। नेशनलिज्म, इसने देश बनाए और इसने ही बड़े बड़े एम्पायर्स को तबाह कर दिया। तो ये आखिर है क्या? क्या ये एक ऐसी फोर्स है जो लोगों को जोड़ती है, या फिर ऐसी फोर्स जो उन्हें आपस में लड़वाती है? यूनिटी या कॉन्फ्लिक्ट? इस पर सोचना जरूर बनता है।